यह लड़की सिर पर खाना रखकर ग्राहकों को डिलीवर करने जा रही थी और साथ में अपनी दादी से चैट भी कर रही थी। इस अजीब हरकत की वजह से आसपास के लोगों को लगा कि यह कोई सर्कस कलाकार है। तभी थोड़ी दूर पर एक माँ अपने बच्चे के साथ थी जो घबरा गई क्योंकि उसका बेबी कैरियर ढलान से नीचे गिरने लगा था। लोगों ने देखा कि खाना पहुंचाने वाली लड़की अपना फोन देख रही थी। उसने चुटकी बजाई और समय वहीं रुक गया। बच्चे की जान बच गई। वह लड़की अपना काम जारी रखती है और एक लग्जरी कार की चपेट में आने से बाल बाल बचती है। वह लड़की गुस्से में उठती है और कार में बैठे दोनों लोगों को डरा देती है। वह उन्हें गुस्से से घूरती है और वहां से चली जाती है, पर उसे यह नहीं पता था कि यह टक्कर उसके लिए एक अभिशाप बनने वाली थी। कार का मालिक और सेक्रेटरी जल्दी से उसके पीछे भागे। हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने देखा कि लड़की बिल्कुल सामान्य और ठीक ठाक थी। उनकी लग्जरी कार का अगला हिस्सा डेंट हो चुका था। पता चला कि वह एक चुड़ैल है जो अपनी दादी और आंटी के साथ रहती थी, जो सभी चुड़ैलें थीं, जो डिलीवरी के लिए लेट हो गई थी। तो दादी ने उस पर एक तेज चाकू फेंका जिसे उसने बड़ी आसानी से बचा लिया। फिर उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके दादी की सब्जी काटने और बर्तन धोने में मदद की। किसी के आवाज देने पर चो होंग अचानक रुक गई क्योंकि वह डरती थी कि कोई उसकी शक्तियों के बारे में न जान ले। किस्मत से वह उसकी आंटी थी। इस समय यंग सुंज, जिनकी कार का अगला हिस्सा डैमेज हो गया था, उस लड़की के परिवार के पोरिज रेस्तरां के बारे में जानकारी निकाल रहा था। पहला मकसद अपनी कार टूटने का बदला लेना था और दूसरा एक पुराना घर ढूंढना था जो 25 साल पहले बना था। उसकी याददाश्त में यह जगह उस इलाके का एक मशहूर रेस्तरां हुआ करती थी। हालांकि आर्थिक संकट की वजह से कई स्टोर संघर्ष कर रहे थे, पर यह रेस्तरां 50 साल से ज्यादा समय से वहां था। रेस्तरां कोई विज्ञापन नहीं करता था, फिर भी ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। ऐसी अफवाह भी थी कि वे पोरिज में कोई नशीली चीज मिलाते हैं। और सबसे खास बात यह थी कि ग्राहक कोई भी हो या कहीं से भी आए, रेस्तरां शाम के 6 बजे पक्का बंद हो जाता था। वे लोग खाना खाते ग्राहकों के चम्मच तक उठाकर ले लेते थे और दुकान बंद कर देते थे। यह साबित करने के लिए सेक्रेटरी ने उस घर में रहने वाले तीनों लोगों की तस्वीरें इकट्ठी की थीं, पर एक भी तस्वीर में कोई इंसानी चेहरा नजर नहीं आया। इससे सुंज असंतुष्ट था क्योंकि वे लोग बहुत छुपकर रहते थे और किसी से मिलते जुलते नहीं थे। उनके बारे में जानकारी न के बराबर थी। जब उसने उनकी उम्र सुनी तो सुंज को लगा कि वे लोग नहीं हैं जिनकी उसे तलाश थी, पर वह यह भी सोच रहा था कि शाम 6 बजे के बाद वे आखिर करते क्या हैं। दुकान बंद करने के बाद तीनों चुड़ैलें खाना खाती, पीती और साथ में ताश खेलती थीं। चो होंग की दादी ने उसे सख्त चेतावनी दी कि कभी भी इंसानों की परवाह मत करना। दादी ने बताया कि अगर तुमने अपनी शक्तियों से उनकी मदद की तो तुम पकड़ी जाओगी और तुम्हारा अंत बहुत बुरा होगा। अगले दिन चो होंग सुपरमार्केट सामान लेने गई, पर एक दूसरा आदमी आकर उसके आगे खड़ा हो गया। चो होंग ने खाना लेने के लिए हाथ उठाया तो खाने की ट्रे सुंज को लग गई। उसने उसे जल्दी से हटाना चाहा, पर मामला पलट गया और चो ने उसे बाकी लोगों के सामने फर्श पर गिरा दिया। चो को समझ आ गया कि यह वही आदमी है जिसने पिछली बार अपनी कार से उसे टक्कर मारी थी, इसलिए उसने गुस्से से घूरा और चली गई। सुंज ने पोरिज रेस्तरां का पता ढूंढ लिया। इस समय चो होंग भी अपने घर के रास्ते पर थी। चो होंग ने देखा कि सुंज उसका पीछा कर रहा है। उसकी इस हरकत से वह गुस्सा हो गई और सोचने लगी कि वह कोई पागल स्टॉकर है। सुंज पोरिज रेस्तरां के सामने पहुंच गया। वह यह देखकर हैरान रह गया कि यह वही जगह थी जिसे वह इतनी देर से ढूंढ रहा था। सुंज अपनी हैरानी से बाहर भी नहीं आया था कि चो होंग ने उसके चेहरे पर पानी की बाल्टी फेंक दी, जिससे उसका पूरा शरीर गीला हो गया। सुंज गुस्से में वहां से चला गया। उसके बाद उसने घर जाकर किसी को उस अजीब घर की जांच करने के लिए कहा। एक शाम पास ही एक चिकन दुकान का मालिक वहां आया। उसने देखा कि पोरिज रेस्तरां काफी चल रहा है, तो वह रेसिपी चुराने की सोचने लगा। जब चो होंग फोन पर बात करने के लिए बाहर गई तो वह चुपके से अंदर घुस गया और एक कोने में छिपकर अपने फोन से तीनों को पोरिज बनाते हुए चुपचाप रिकॉर्ड करने लगा। फिर एक जादुई सीन ने उसे चौंका दिया। तीनों ने कुछ ऐसा डाला जिससे एक अजीब सी रोशनी पैदा हुई। फिर एक तेज हवा चली और सब कुछ हवा में उड़ गया। उसका पूरा शरीर भी हवा से हिल गया। शोर सुनकर तीनों चुड़ैलें रुक गईं। वह आदमी पकड़ा गया तो डर के मारे जान की भीख मांगने लगा। चो होंग की दादी ने आकर अपना हाथ उसके सिर पर रखा, फिर उसे एक बैग में डालकर कार में ले गईं। सुंज भी दुकान के बाहर खड़ा होकर घर पर नजर रखे हुए था। उसने साइड में खड़े होकर उन तीनों की अजीब हरकतें देख ली थीं। अगली सुबह तीनों आराम से चाय पी रही थीं और वीकेंड का मजा ले रही थीं। चो फल लेने गई ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने पहले ही बता दिया था कि वीकेंड पर दुकान बंद रहेगी, पर एक ग्राहक फिर भी जिद करके अंदर आ गया। चो होंग ने दरवाजा खोला और सुंज को देखकर हैरान रह गई। उसने खुद को इमारत का मालिक बताया। यह सुनकर चो हैरान रह गई। सेक्रेटरी ने कहा कि उसके डायरेक्टर ने इमारत खरीद ली है। चो की आंटी ने लीज निकाली, पर वह काफी पुरानी और खराब हो चुकी थी। पिछला मालिक 3 साल पहले गुजर चुका था, इसलिए उनके पास यह साबित करने का कोई जरिया नहीं था। सुंज ने उन्हें 2 हफ्ते के अंदर इमारत खाली करने को कहा। यह देखकर चो उसके पीछे भागी और पूछा कि क्या वह उस दिन का बदला लेने के लिए यह सब कर रहा है। सुंज ने कहा कि अगर उन्हें यहीं रहना है तो 10 करोड़ वॉन का एडवांस और 2 करोड़ वॉन मासिक किराया देना पड़ेगा। इतनी बड़ी रकम सुनकर तीनों के होश उड़ गए। इस पैसे को कानूनी तरीके से कमाने के लिए चो होंग की दादी ने एक आम इंसान की तरह जीने और काम करने का फैसला किया। अब वे ओवर टाइम काम करेंगी और पहले की तरह
शानदार शामों का आनंद नहीं लेंगी। हालांकि वे 50 साल से व्यापार कर रही थीं, पर उन्होंने जो भी कमाया था वह सिर्फ जीवन का आनंद लेने के लिए था। क्योंकि दादी और आंटी ने बैंक से लोन लेने की कोशिश की, पर उनकी उम्र काम करने की सीमा से ज्यादा थी और उनके पास कोई गिरवी रखने के लिए संपत्ति भी नहीं थी, इसलिए किसी ने उन्हें लोन नहीं दिया। बैंक वालों ने उनका मजाक उड़ाया, जिससे दादी को गुस्सा आ गया और उन्होंने उन्हें एक अच्छा सबक सिखाया। चो ने फिर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का समय तय किया। वह एक बैंक कर्मचारी था। उसने देखा कि चो के परिवार का पोरिज रेस्तरां अच्छा चल रहा है, इसलिए उसे लगा कि उसकी आंटी उसके लिए बहुत सी कीमती संपत्ति छोड़ जाएंगी, इसलिए वह उसके साथ चिपके रहने के लिए पक्का था। यह जानकर कि चो उधार लेना चाहती है और इमारत उसके परिवार की नहीं है, वह निराश हो गया और जाने का बहाना बनाने लगा। चो बाद में घर गई और अपनी दादी और आंटी से कहा कि उसका बॉयफ्रेंड लोन लेने में उनकी मदद करेगा। चो की दादी को भरोसा नहीं हुआ और उसने उसे इंसानों से सावधान रहने की चेतावनी दी। उसकी ताकतें किसी ऐसे व्यक्ति के अंधे प्यार की वजह से खत्म हो रही थीं, जो उससे प्यार नहीं करता था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ रहने और अपनी ताकत वापस पाने की उनकी कोशिश पूरी तरह बेकार हो जाएगी। चो को इस बात पर गुस्सा आया कि उसकी दादी जोड़ों के बीच प्यार के एहसास को नहीं समझती। अगले दिन चो फिर से सामान पहुंचाने गई। उसने अचानक अपने बॉयफ्रेंड को देखा और उसका पीछा किया। चो ने पाया कि वह एक बदसूरत बूढ़े सुअर के पैर बेचने वाली दुकान की मालकिन के साथ चक्कर चला रहा था। उसने यह सब सिर्फ पैसों के लिए किया था। यह बात जानकर चो बेहद निराश हुई। उसकी चीख ने सब कुछ हिला दिया। वह उदास होकर सड़क किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उस रात सुन सड़क पर चल रहा था। जब उसने चो होंग के खोए खोए और मायूस चेहरे को अपने पास से गुजरते हुए देखा, उसने तुरंत अपने सेक्रेटरी से कार रोकने को कहा और उसके पीछे भागा। एक सुपरमार्केट के सामने उसने उसे नशे में बैठे देखा। उसने उसे घर जाने की सलाह दी, पर उसने कहा कि उसके जैसे इंसान सब बुरे लोग हैं, इसलिए उसे सावधान रहना होगा। सुंज ने कहा कि वह भी इंसान है। चो खड़ी हो गई और फुसफुसाकर बोली कि मैं एक चुड़ैल हूँ। यह सुनकर वह बहुत हैरान हुआ। फिर चो होंग जमीन पर गिर पड़ी। उसने उसे हिलाकर दूर किया और कहा कि वह फिल्मों की तरह उसे उठाकर घर नहीं ले जाएगा। एक सेकंड बाद चो होंग सुंज की पीठ पर लेटी हुई थी। जब वे एक अंधेरी गली में घुसे तो सड़क की लाइटें अचानक जल गईं, जिससे वह हैरान और उलझन में पड़ गया। अगले दिन जब चो होंग जागी तो उसने चुटकी बजाई और पानी मंगाने के लिए जादू का इस्तेमाल किया, पर अजीब बात है कि कुछ नहीं हुआ। उसी समय सुंज प्रकट हुआ। उसने कल रात नशे की हालत में उसने जो किया था उसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराया। उसने न केवल उसके सिर पर चोट पहुंचाई बल्कि उसके पैर पर काटा और उसकी चप्पल ले ली और छोड़ने से मना कर दिया। चो को अजीब लगा और समझ नहीं आया कि क्या करे, इसलिए उसने एक बहाना बनाया और चली गई। चो ने तब कल रात की घटना के बारे में सोचा, जिससे वह बेहद शर्मिंदा हुई और खुद को कोसा। वह थोड़ी डरी हुई भी थी। फिर चो होंग चुपके से घर आई। चो तब चौंक गई और घबरा गई जब उसे पता चला कि उसका चुड़ैल का निशान गायब हो गया था। इसका मतलब था कि उसने अपनी सारी चुड़ैल की ताकत खो दी थी। चूंकि उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह सच था, चो चुपके से रसोई में गई और बार बार कोशिश की, पर उसकी ताकत सचमुच गायब हो चुकी थी। उसी समय चो होंग की आंटी फाइनेंस कर्मचारी के साथ उसके प्रेम प्रसंग की याद दिलाने के लिए आई। अगर उसने अपना पूरा भरोसा किसी इंसान पर दिया और बदले में सिर्फ धोखा मिला तो उसका चुड़ैल का निशान गायब हो जाएगा। चो डरी हुई नजरों से देखने लगी और अपनी आंटी से पूछा कि अगर उसकी जादुई ताकत गायब हो गई तो क्या होगा। चो की दादी ने कहा कि अगर उसकी ताकत गायब हो गई तो उसे एक अंधेरी, ठंडी और गंदी जगह पर भेज दिया जाएगा। वहाँ उसकी कोई अच्छी यादें नहीं होंगी। वह यह नहीं बता पाएगी कि वह कौन है या कहाँ है। वहाँ केवल चीखें और राक्षस होंगे, मौत से भी बदतर नर्क की दुनिया। यह सुनकर चो सहम गई। रात में चो ने चुड़ैलों की कोई कीमती चीज ढूंढने के लिए गोदाम में चुपके से प्रवेश किया। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिससे उसकी आंटी और दादी को पता न चले कि उसने अपना सारा जादू खो दिया है। चो ने एक बहाना बनाया कि वह एक आम इंसान की तरह रहेगी और अब सारा खाना पहुंचाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेगी। जब चो होंग की आंटी ने यह देखा तो उन्हें भी अजीब लगा। दुकान पर लौटने के बाद चो होंग ने सुंज को आते देखा। वह उसके परिवार के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया था। वह कुछ शर्तों के साथ किराया कम कर देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह इस इमारत में उनके साथ रहने के लिए आ जाएगा। इस बात का सभी ने कड़ा विरोध किया। चो होंग की आंटी को लगा कि उन्हें सुंज की याददाश्त मिटा देनी चाहिए और उसे किसी दूसरे देश में भेज देना चाहिए, जैसे पिछली बार चिकन दुकान के मालिक को भेजा था। पर चो होंग की दादी ने कहा कि अगर वे ऐसा करना जारी रखेंगे तो यह बहुत मुश्किल हो जाएगा। वे ज्यादा आसानी से पकड़े जाएंगे। पोरिज की कीमत बढ़ाने और ओवरटाइम काम करने के अलावा चो की दादी ने अधिक लोगों को उसके बारे में जानने और अधिक राजस्व अर्जित करने के लिए इंटरव्यू रिकॉर्ड करने और उनके सवालों के जवाब देने के लिए भी सहमति व्यक्त की। अपने नंगे हाथों से उबलते सूप का कटोरा पकड़ने या सिर्फ एक हाथ से चावल की बोरी ले जाने के बारे में गपशप करने वाले लोगों के कई सवालों का सामना करते हुए उसने यह कहकर खंडन करने की कोशिश की कि वह सिर्फ एक आम इंसान है जो ऐसा नहीं कर सकती है। पर उन्होंने सबूत के तौर पर फोटो दिखाई। फोटो में चो होंग अपने सिर पर खाने की 10 ट्रे लेकर सामान पहुंचा रही थी। चो होंग ने ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थे और टेक्स्ट करने के लिए अपना फोन हाथ में पकड़ा हुआ था। चो की दादी अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाई।
दादी ने चो को दौड़ाया और पीटा, जिससे शूटिंग के दौरान अफरा तफरी मच गई। फिर एक दूसरी अभिनेत्री ने चो की चुनौती को स्वीकार किया। वह इधर उधर जाने के लिए अपने सिर पर गर्म पोरिज की ट्रे लेकर गई, पर दुर्भाग्य से उसके सहकर्मियों ने उसके साथ गंदी चाल चली। शुक्र है कि चो की दादी ने दुर्घटना को रोकने के लिए कुछ जादू का इस्तेमाल किया। चो होंग अपनी दादी को शक्तियों का इस्तेमाल करते देख हैरान रह गई, क्योंकि दादी ही वह थी जिन्होंने उसे और उसकी आंटी को इंसानों के सामने अपनी शक्तियां दिखाने से मना किया था। रात में चो होंग एक चीज लेकर एक गिरवी रखने की दुकान के दरवाजे पर आई। वहाँ एक काली चुड़ैल थी जो कीमत की परवाह किए बिना कुछ भी कर सकती थी। चो होंग उसके पास जाने से डर रही थी। चो ने कहा कि उसने अपनी शक्तियां खो दी हैं और उन्हें वापस पाना चाहती है। जब काली चुड़ैल को पता चला कि चो होंग एक चुड़ैल है तो वह जोर से हंसी। उसकी हंसी से काले बादल और गरज इकट्ठा हो गई। चो होंग ने सौदेबाजी के लिए एक चांदी की प्लेट निकाली, पर उसने चो होंग को लेने की जहमत नहीं उठाई। वह जो चाहती थी वह वे चीजें थीं जिनका इंसानों के लिए याददाश्त का मूल्य हो, ऐसी चीजें जिन्हें इंसान कचरा समझते थे, पर उसके लिए उनका एक अलग मूल्य था। जब डार्क विच ने वह नेकलेस देखा जो चो होंग की माँ की निशानी था, तो वह तुरंत खुश हो गई। जब उसने इसे छुआ तो उसने देखा कि चो होंग की माँ अपने अंधे प्यार की वजह से आग में जल रही थी। यही वह चीज थी जिसमें डार्क विच की दिलचस्पी थी। चो होंग को अपनी शक्तियां वापस पाने में मदद करने का रास्ता खोजने के लिए डार्क विच ने कहा कि उसके पास अपनी शक्तियां वापस पाने के लिए 3 हफ्ते हैं, वरना वह धीरे धीरे बदसूरत हो जाएगी, अपनी सारी ताकत और जवानी खो देगी। वह एक डरावनी इंसान बन जाएगी और उसे अंधेरे में रहने के लिए निकाल दिया जाएगा। चो डर गई और नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। डार्क विच ने परी के कानों एल्फियस की एक जोड़ी निकाली। ये कान चो को उसकी जिंदगी का सच्चा प्यार ढूंढने में मदद करेंगे। जब तक उसके पास उसका दिल होगा, वह अपनी शक्तियों को खोने के डर के बिना उन्हें वापस पा सकेगी। फिर चो सड़क पर चली और उसने हैंडसम आदमियों के एक ग्रुप को देखा। उसने तुरंत एल्फियस पहने और सुनने लगी, पर उसे सिर्फ घंटी की आवाज सुनाई दी। उसी समय सुंज ने अपना सामान चो होंग के पोरिज रेस्तरां में शिफ्ट कर दिया। उसने कमरे में एक कैमरा भी लगा दिया। इसके अलावा उसने कुछ अजीब नियम भी बताए, पर चो होंग की दादी ने उसे गोदाम और रसोई में जाने से पूरी तरह मना कर दिया, जो उनके परिवार की निजी जगहें थीं। इससे सुंज को और भी शक हुआ। इस बीच कॉमिक बुक लेखक जे वुक चो होंग के घर में रहने वाले उस आदमी के बारे में सोच रहा था, तभी उसके पिता आ गए। सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी छोड़कर एक अनिश्चित सपने के पीछे भागने की बात पता चलने पर उसके पिता को बहुत गुस्सा आया, पर उसकी लगन देखकर उसके पिता मान गए और उसके सपने का समर्थन किया। उसके पिता ने उसे याद दिलाया कि वह बूढ़ा हो चुका है और अपने बेटे का लंबे समय तक खर्च नहीं उठा सकता। पिता की ऐसी हालत देखकर जे वुक को भी बहुत दुख हुआ। दूसरी ओर सुंज बाहर अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा था। तभी उसने अचानक चो को छिपकर किसी से बचते हुए देखा। उसका बुरा बॉयफ्रेंड उसे ढूंढ रहा था। वह उससे मिला क्योंकि उसने लोन की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, जिसके लिए उसके हस्ताक्षर की जरूरत थी। चो असंतुष्ट थी और उसने उससे कहा कि वह उसे फेंक दे, क्योंकि अब उसे इसकी जरूरत नहीं है। पर वह राजी नहीं हुआ, क्योंकि इससे उसकी काम की साख पर असर पड़ता था। उसे लगा कि वह ब्रेकअप का बदला लेना चाहती है। उसने उसे धोखा देने के लिए जोर जोर से दोषी ठहराया, क्योंकि उसके परिवार के पास उसकी कोई संपत्ति नहीं थी। उस बुरे आदमी की बातों के जवाब में चो होंग ने उसे यह महसूस कराने के लिए धन्यवाद दिया कि किसी से प्यार करना कैसा होता है। उसे तीसरे व्यक्ति के बारे में उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, जिसकी वजह से अब उसने सब कुछ खो दिया है। पर चो होंग अभी भी चाहती थी कि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करे। उसने साफ मना कर दिया। उसने उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की ताकि वह कॉन्ट्रैक्ट रद्द न कर सके, पर उसने फिर भी साफ मना कर दिया। इस समय सुंज ने देखा कि कुछ ठीक नहीं है और वह उस बुरे आदमी को मुक्का मारे बिना नहीं रह सका और चो होंग को खींच कर ले गया। उसका रवैया देखकर उसे अजीब लगा। उसने उससे कहा कि वह उसके मामले में दखल न दे। सुंज ने कहा कि वह भी दखल नहीं देना चाहता था, पर कुछ वजहों से उसे दखल देना पड़ा। पता चला कि वह उस रात उसी कमीने की वजह से तड़प रही थी। उसे उम्मीद थी कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे उसे फिर से दखल देना पड़े। फिर सुंज चला गया, जिससे चो होंग हैरान रह गई, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। दोनों तब उदास मन से घर लौटे। चो होंग की आंटी को तुरंत समझ आ गया कि दोनों के बीच अभी अभी बहस हुई है। दूसरी ओर चो होंग की आंटी को सुंज पर तब शक हुआ जब उसने अचानक उनके साथ रहने के लिए कहा। चो होंग की दादी ने कहा कि चो होंग की आंटी बहुत ज्यादा सोच रही है, क्योंकि उसने कहा था कि उसके पास घर खरीदने की आजादी नहीं है। इस बीच चो होंग अपने गॉब्लिन ईयर्स पहने करवटें बदल रही थी। तभी उसे बाहर कोई आवाज सुनाई दी, पर जब उसने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। आवाज निकालने वाला आदमी सुंज था। वह उसके परिवार के गोदाम में गया, पर दरवाजा सावधानी से बंद था। उसी क्षण उसकी आंखों के सामने यादों का एक दृश्य कौंध गया। एक काले कपड़े पहने रहस्यमय आदमी का दृश्य, जो एक गंभीर रूप से घायल बच्चे को पकड़े हुए था। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ था। अगली सुबह चो होंग ने देखा कि उसके चेहरे पर बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगे थे, क्योंकि उसने अपनी चुड़ैल की शक्तियां खो दी थीं। वह एक जरूरी मिशन पर जाने के लिए खुद को सुंदर बनाने में व्यस्त थी। जैसे ही चो दरवाजे पर पहुंची, उसकी मुलाकात फिर से सुंज से हुई। सबके चेहरों पर मारने का भाव था। किसी ने सीढ़ियों पर रास्ता भी नहीं दिया। सुंज को दादी और आंटी ने नाश्ते में खाने के लिए बहुत सारी चीजें दी। मेज
जिस पर तरह तरह का खाना सजा हुआ था। पर चो की दादी ने फिर भी कहा कि खाने के लिए कुछ नहीं है, जिससे सुंज को बहुत हैरानी हुई। दूसरी ओर अपने सपने को पूरा करने की इच्छा जताते समय पिता के दुखी चेहरे को देखने के बाद जेवुक ने बहुत कुछ सोचा। वह सांत्वना पाने के लिए अपनी बिछड़ी हुई माँ से मिलने गया। फिर वह मायूस होकर शराब खाने में गया और नशे में धुत हो गया। उसी समय चो होंग अपनी किस्मत ढूंढने के लिए सड़कों पर अभी भी मेहनत कर रही थी। उसने सुबह से रात तक गॉब्लिन हेडफोन का इस्तेमाल किया। जब उसके पैर थक गए तो वह घर जाने के लिए बस का इंतजार करने बैठ गई। बस में जेवुक ने चो होंग को देखा और जल्दी से उसे आवाज दी। उसने खाली सीट ली और उससे बैठने को कहा। उसका उत्साह देखकर वह मना नहीं कर पाई। जेवुक ने चो होंग से पूछा कि उसके साथ रहने वाला आदमी कौन है। जेवुक ने चो होंग को सलाह दी कि उसे अपने घर से बाहर निकाल दे। इससे पहले कि चो होंग कुछ समझा पाती, जेवुक शराब के नशे में सो गया। जेवुक की हैंडसम सूरत देखकर चो उसे देखे बिना नहीं रह पाई। उसने अचानक अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। उसके बाद चो को उस शराबी आदमी को उसके घर वापस ले जाना पड़ा। उसे नहीं पता था कि इस आदमी की वजह से उसने आज कितने साल उम्र बढ़ा ली है। जीवन में निराशा के बारे में उसे बड़बड़ाते हुए सुनकर उसे गुस्सा आ गया। पता चला कि वह अब भी बेहोश नहीं हुआ था, जिससे उसकी ऊर्जा बर्बाद हो गई। पर उसकी दयनीय हालत देखकर वह उसे कोस नहीं पाई। जेवुक ने चो होंग से पूछा कि क्या उसे एक बेटे के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपने सपने को छोड़ देना चाहिए। उसने उसे यह भी सलाह दी कि जब तक उसके अंदर जोश है तब तक उसे अपने सपने के पीछे भागना चाहिए। रोमांटिक माहौल तब बन गया जब जेवुक ने अचानक चो के एल्फ ईयर्स पकड़ लिए। उसने उससे पूछा कि क्या यह सूखी हुई मछली है। वह इसे अपने मुंह में डालने ही वाला था कि उसने इसे वापस छीन लिया। दोनों आपस में उलझ गए और एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। उसी समय सुंज विज्ञापन के सिलसिले में जेवुक के घर आया। वह यह दृश्य देखकर हैरान रह गया। उसने कहा कि शायद वह दोनों को परेशान कर रहा है। फिर वह चला गया। चो होंग को देखते ही सुंज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह लगातार उसे यह कहकर डांट रहा था कि वह ऐसी दिखती है जैसे उसे दूसरों की भावनाओं से खेलना पसंद हो। वह अब भी थोड़ी देर पहले दुखी थी और अब दूसरे आदमी के साथ खुश थी। सुंज को कुछ पता नहीं था, इसलिए वह किसी बिन बुलाए मेहमान की तरह उसकी परवाह कर रहा था। सुंज की तीखी बातें सुनकर चो ने पूछा कि क्या वह उसे पसंद करता है। बिल्कुल। इसीलिए जब उसने उसे ब्रेकअप करते देखा तो वह परेशान हो गया। अगर वह उसे पसंद करता तो वह बता देता कि उसे लड़ने की वजह क्यों ढूंढनी पड़ी। इसके अलावा वह उसके टाइप की नहीं थी। सुंज इस बात को स्वीकार नहीं कर सका। वह उसके पीछे भागता रहा और जोर जोर से कहता रहा कि वह उसके पसंद की लड़की नहीं है। उन दोनों का यह ड्रामा नीचे खड़े सेक्रेटरी और जेवुक देख रहे थे, जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। चो के सवाल की वजह से सुंज गुस्से में था, इसलिए उसे नींद नहीं आई। उसका सवाल बार बार उसके दिमाग में आ रहा था, क्या तुम उसे पसंद करते हो। अगले दिन जब सुंज के सेक्रेटरी ने चो को सड़क पर चलते देखा तो सेक्रेटरी ने उसका जिक्र किया, जिससे उसे गुस्सा आ गया। उसने यहाँ तक कह दिया कि वह किसी को पसंद नहीं करता है। चो होंग की दादी और आंटी ने उसके चेहरे पर मेकअप की मोटी परत और सिर पर सफेद बाल देखे, इसलिए उन्हें शक हुआ और वे उसे खींचकर कमरे में ले गईं। वाकई चो के शरीर से गुलाब का जादुई निशान गायब हो चुका था। इससे वे दोनों बेहद चिंतित हो गए। उन्होंने डार्क विच के एल्फ ईयर्स भी देख लिए। इसके अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए चो होंग की दादी ने कहा कि उसे अपनी किस्मत के आदमी को ढूंढकर उसे किस करना होगा। उस समय गुलाब का निशान फिर से प्रकट हो जाएगा। अगर चो उस आदमी का दिल जीत लेती है तो उसे कभी भी धोखे का डर नहीं होगा और न ही उसकी शक्ति दोबारा गायब होगी। चो होंग की खूबसूरती के लिए समय कम पड़ रहा था। वह सक्रिय रूप से तलाश करने के लिए बाहर गई। इसी समय जेवुक चल रहा था और उसने चो होंग की परछाई देखी। उसने उसे बुलाया और वहीं रुकने को कहा। वह उसके पास आ जाएगा। इस समय जब दोनों के बीच की दूरी कम हो रही थी तो चो होंग को एल्फ ईयर्स से सिग्नल सुनाई देने लगा। उसकी किस्मत सामने आ चुकी थी, जिससे वह बेहद हैरान थी। भीड़ भाड़ के बीच जेवुक चो की लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहा था। जबकि चो होंग भ्रमित थी, तभी किसी ने उसके कंधे पर थपथपाया। वह सुंज था। उसे देखकर उसने गलती से अपना फोन गिरा दिया। उसे लगा कि वही उसकी किस्मत वाला इंसान है। उसने तुरंत असंतोष जताते हुए चिल्लाया, यह क्यों। इस समय जेवुक अभी भी भीड़ में चो होंग की तलाश कर रहा था, पर उसे सिर्फ उसका गिरा हुआ फोन मिला और वह गायब हो चुकी थी। सुंज ने तुरंत चो होंग का हाथ खींचा और बात करने के लिए एक दूसरी जगह ले गया। वह बिना किसी वजह के उस पर गुस्सा होने के लिए माफी मांगने आया था, पर उसके जैसा समझदार इंसान उससे मिलने के बाद से कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। उसने उससे पूछा कि वह उसे एक मर्द के रूप में कैसी लगती है। उसने सेक्रेटरी के फोन का जवाब देने का नाटक किया और कहा कि उसे कोई जरूरी काम है। फिर वह तेजी से चला गया। भले ही सेक्रेटरी ने कहा कि कुछ भी जरूरी नहीं है। सुंज कार में बैठा। चो के सामने उसके प्यार का इजहार करने वाला पल अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहा था। वह उस बेवकूफी भरी हरकत को बर्दाश्त नहीं कर पाया जो उसने अभी अभी की थी, इसलिए वह चिल्ला पड़ा। इससे सेक्रेटरी डर गया। सेक्रेटरी ने सुंज से पूछा कि क्या हुआ। सुंज ने उससे पूछा, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। इस सवाल ने सेक्रेटरी किम को और गुस्सा दिला दिया। इस समय चो होंग उदास हालत में घर लौटी। उसने पानी की जगह फिश सॉस तक पी ली। चो की दादी और आंटी खुश थीं जब उन्हें पता चला कि उसका किस्मत का आदमी सुंज है, पर चो होंग ने कहा कि उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं।
उन्होंने बहस की, लड़ाई की और यहाँ तक कि उसने उसे काटा भी। जब चो की दादी को यह बात पता चली तो वह बहुत गुस्से में थी। उन्हें किसी तरह योजना बनानी थी कि चो होंग का पहला किस सुंज के साथ हो। इसी समय जे वुक उसे ढूंढने आया। जब उसने उसे देखा तो उसने तुरंत उसे गले लगा लिया और कहा कि वह उसके लिए बहुत चिंतित था। फिर उसने उसका फोन वापस दे दिया। उसे लगा कि किसी ने उसका अपहरण कर लिया है। चो होंग ने पूछा अगर कोई अपहरण कर लेता तो? जे वुक अपने प्यार का इजहार करना चाहता था पर उसने कहा कि उसके बिना कोई उसे पोरिज डिलीवर नहीं करेगा। उसके जवाब से वह असंतुष्ट हो गई और घर के अंदर चली गई। लौटते समय सुंज ने अपने सेक्रेटरी से पूछा कि उसका प्यार कैसा चल रहा है। सेक्रेटरी ने भी उत्साह से सुंज को अपनी कहानी सुनाई। शुरुआत में वे दोनों एक दूसरे को ज्यादा पसंद नहीं करते थे पर वे जहाँ भी जाते उन्हें एक दूसरे की परछाई दिख जाती थी। उसके दिल में वह अक्सर दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचता और चिंता करता था। उसे लगा कि उसे उस व्यक्ति से प्यार हो गया है। सुंज को भी धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसके मन में चो के लिए भावनाएं हैं। घर पर तीनों ने चो होंग और सुंज के लिए एक रोमांटिक डिनर तैयार किया पर वह बहुत देर से घर आया। तीनों झूठी मुस्कान के साथ उसके घर आने का इंतजार कर रही थीं। चो की दादी और आंटी ने जाने का बहाना बनाया ताकि दोनों को कुछ प्राइवेट समय मिल सके। चो ने एक खुशहाल बातचीत की पहल की। उसने उसे अपने साथ पीने के लिए आमंत्रित किया पर उसने अभी भी ठंडा रहने और दूरी बनाने की कोशिश की। अगले दिन जब सुंज काम पर जाने की तैयारी कर रहा था तो उसने देखा कि उसे एक निमंत्रण पत्र भेजा गया है। उसने परवाह नहीं की और उसे कचरे में फेंक दिया। वह निमंत्रण पत्र जे वुक और सेक्रेटरी किम के पास भी उड़कर चला गया। जब जे वुक विज्ञापन मॉडल के लिए सुंज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आया, दोनों आदमियों ने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे वे बरसों पुराने दुश्मन हो। तभी सुंज की नजर जे वुक के पास रखे इनविटेशन कार्ड पर पड़ी। इसलिए उसने अपना सारा काम छोड़ दिया और वीआईपी ग्राहकों के लिए रखी गई पोरिज रेस्टोरेंट की 50वीं सालगिरह की पार्टी में जाने का फैसला किया। लेकिन असल में यह सब सिर्फ चो होंग की मदद करने का बहाना था ताकि वह अपना पहला किस करने का समय कम कर सके। जे वुक को बेहद हैंडसम रूप में आया देखकर सुंज भी जवाब देने में झिझक महसूस करने लगा। चो होंग को उसके खूबसूरत रूप में देखकर दोनों आदमियों की पलकें तक नहीं झपक रही थीं। जश्न की शुरुआत एक साथ बहुत खुशी से खाना खाने के साथ हुई। डाइनिंग टेबल पर जे वुक हमेशा चो होंग की देखभाल कर रहा था जिससे सुंज बेहद असहज हो रहा था। खाना खाने के बाद चो की दादी ने घोषणा की कि वे बेहद कीमती इनाम जीतने के लिए गेम खेलेंगे। सुंज ने इच्छा जताई कि वह हिस्सा नहीं लेना चाहता जिससे सेक्रेटरी बेहद उत्साहित हो गया। इनाम और पैसों की खातिर सुंज का सेक्रेटरी अपनी शादी की तैयारी के लिए इनाम में हिस्सा लेने यहाँ आ गया था। अपने अधीनस्थ के मुंह से ये बातें सुनकर सुंज को गुस्सा आ गया। उसने सेक्रेटरी के साथ आखिर तक खेलने का फैसला किया। सबसे पहले वे टीम को बांटने के लिए बॉल निकालेंगे। बेशक व्यवस्था के अनुसार चो होंग और सुंज एक जोड़ा होंगे जबकि जे वुक सेक्रेटरी किम के साथ होगा। चो होंग की आंटी और दादी एक टीम में होंगी जिसकी शुरुआत केक स्टिक खाने के खेल से होगी। इनाम जीतने की महत्वाकांक्षा के साथ सेक्रेटरी किम ने जल्दी से अपने टीम के साथी के साथ खेलना शुरू कर दिया। दूसरी ओर सुंज ने भी चो के साथ गेम जीतने की कोशिश की। दोनों आमने सामने एक दूसरे को देखने लगे। तभी वे सेक्रेटरी किम की चिल्लाहट से चौंक गए। सेक्रेटरी किम को इनाम जीतने से रोकने के लिए चो की दादी और आंटी ने यह गेम जीतने के लिए सबसे छोटी कुकी स्टिक बनाने की कोशिश की। दूसरे गेम में वे एक छोटे क्षेत्रफल वाले अखबार पर खड़े होंगे। जो पहले हारता उसे एक दूसरे को किस करने की सजा मिलती। चो होंग ने सुंज के कान में जादू फूंकने की कोशिश की ताकि वह जल्दी हार जाए पर उनके हारने से पहले उनके बगल वाला जे वुक डर गया कि कहीं चो होंग किसी और को किस न कर दे। इसलिए उसने संघर्ष करने का नाटक किया ताकि उसकी टीम पहले हार जाए। उसकी इस हरकत से सेक्रेटरी किम जैसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति को बेहद चिढ़ हुई। इस खेल में भी चो की दादी और आंटी ही विजेता रहीं। तीनों चुड़ैलों ने आखिरी उपाय ढूंढ लिया था। तीसरे खेल में प्रत्येक टीम के प्रतिनिधि को कम से कम समय में एक गिलास बियर पीनी होगी। चो होंग की दादी ने तो जानबूझकर सुंज के गिलास में थोड़ा सा जादुई किस मिला दिया था पर जब वे शुरू करने ही वाले थे तो महत्वाकांक्षी सेक्रेटरी किम ने देखा कि हर गिलास में बियर की मात्रा एक समान नहीं है। इसलिए उसने सुंज का गिलास छीनने की कोशिश की क्योंकि उसमें सबसे कम था। हालांकि सभी ने उन्हें रोकने की कोशिश की पर वे सेक्रेटरी किम की जीतने की इच्छा के आगे टिक नहीं पाए। नतीजतन वह नशे में धुत हो गया और बार बार कहने लगा कि वह सुंज से प्यार करता है। चो की दादी को लगा कि सुंज सच में चो को पसंद नहीं करता जो साफ दिख रहा था पर सुंज की तरफ आज उसने चो होंग के साथ जो पल बिताए थे उनके बारे में सोचते हुए वह बेहद खुश था। आधी रात को वह कुछ ढूंढने के लिए टटोलते हुए कमरे से बाहर निकला। अचानक वह सीढ़ियों पर लड़खड़ा गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। चो होंग और बाकी सभी लोग भागकर बाहर आए और उसे देखकर बेहद घबरा गए। चो की दादी चो होंग की आंटी से दवा मंगवाकर सुंज को होश में लाना चाहती थीं, पर उन्हें एहसास हुआ कि वह बेहोश था। चो के लिए गुलाब का निशान वापस पाने का यह एक अच्छा मौका था। तीनों ने जोर शोर से संघर्ष करना शुरू कर दिया। इसी समय सुंज अचानक उठ बैठा और चीख पड़ा। चो ने सफाई दी कि उसका इरादा सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए सीपीआर देने का था।
सुंज ने खिंचाव किया और खड़ा हो गया, पर गिरने की वजह से उसका पैर मोच खा गया था। अपने दर्द के बीच उसे अचानक एक जाना पहचाना बेसबॉल दिखाई दिया। दूसरी ओर सुंज की माँ 20 साल पहले हुई घटना को याद कर रही थी। एक हादसे में सुंज का कुछ दिनों के लिए अपहरण हो गया था। जब उन्हें वह मिला तो उसे अपहरण के दिनों में क्या हुआ था कुछ याद नहीं था। उसके सीने का घाव पूरी तरह गायब हो चुका था, पर उसके बाद सुंज को हमेशा डरावने सपने आते थे। कई सालों तक उसे डॉक्टर के पास मनोवैज्ञानिक थेरेपी करानी पड़ी। अपने सपनों में बेजान चीजों की तलाश करने की वजह से उसे एक पोरिज रेस्तरां में रहते देख उसकी माँ बहुत गुस्से में थी। इसके अलावा अब उसका पैर घायल हो गया था, इसलिए उसकी माँ ने उसे रुकने और घर लौटने की सलाह दी। पर सुंज ने कहा कि यह बस कुछ और समय के लिए होगा और उसने लौटने का वादा किया। जब वह अपने कमरे से बाहर निकला तो उसकी माँ को लगा कि चो होंग के परिवार के तीनों सदस्य नौकरानियां हैं, इसलिए उसने सेक्रेटरी किम को उन्हें किसी युवा से बदलने का आदेश दिया, क्योंकि वे बहुत बदसूरत लग रहे थे। वे बातें सुनकर तीनों लोगों को बहुत गुस्सा आया। दूसरी ओर चो की दादी को लगा कि इतने सारे लोगों के आने से उनकी पहचान आसानी से उजागर हो जाएगी, इसलिए चो होंग की दादी को लगा कि जब वे सुंज को चो की क्षमता को वापस पाने के लिए किस्मत वाले व्यक्ति के रूप में इस्तेमाल कर चुके हैं, तो उन्हें उसे घर से बाहर निकालने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए। चो होंग ने तुरंत विरोध किया और कहा कि आखिर वह घर का मालिक है, पर चो होंग की दादी ने कहा कि उसे इंसानों के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए। फिर चो सुंज के कमरे में पोरिज लेकर आई। उसे सोते हुए देखकर वह उससे एक किस चुराने का मौका नहीं छोड़ पाई, पर उसने अपनी आंखें खोली और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने उसे दबा दिया और कहा कि भले ही वह उसके लिए आसान थी, पर एक किस रोमांस की शुरुआत होती है। जब वह व्यक्ति उसके लिए सही होता तो वह शुरुआत मायने रखती। चो होंग ने तुरंत उस पर ताना कसा और कहा कि उसे किस करना नहीं आता, इसलिए वह अपनी कमजोरी के बहाने बना रहा है। फिर वह मुड़ी और चली गई, जिससे उसे निराशा हुई। हालांकि जब वह बाहर गई तो चो को अपनी हरकतों पर शर्म महसूस हुई। चो ने जे वुक को पोरिज पहुंचाया। उसने उससे पूछा कि कैसे पता चलता है कि प्यार कैसे बनता है और वह किसी आदमी का प्यार कैसे पा सकती है। चो ने अपनी आंटी के बारे में पूछने का बहाना बनाया। जे वुक ने कहा कि जब तक लड़के को यह एहसास हो जाता है कि उसके मन में लड़की के लिए भावनाएं हैं, तब तक वह चाहे कुछ भी करे वह आकर्षित हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे जे वुक चो होंग की तरफ आकर्षित हुआ था, पर वह उसके मन की बात नहीं समझ पाई। जे वुक की बात सुनकर चो ने उदास होकर सोचा कि सुंज का दिल जीतने का उसके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वह हमेशा उसके साथ रूखा रहता है। पर एक बदसूरत रूप के साथ एक अंधे नर्क में रहने के बारे में सोचकर चाहे कितना भी मुश्किल हो उसे कोशिश करनी ही थी। रात में सुंज कल रात देखा गया बेसबॉल ढूंढने बाहर गया, पर वह उस रात चो होंग की आंटी का रूप देखकर हैरान रह गया, जिससे वह फिर से फर्श पर गिर पड़ा। अगले दिन सेक्रेटरी किम कंपनी में काम की रिपोर्ट करने आया, क्योंकि सुंज को चोट लगी थी और वह काम पर नहीं आ सकता था। इसके अलावा सेक्रेटरी किम ने सुंज को एक जरूरी जानकारी भी दी। उसकी खोजबीन के मुताबिक चावल के पोरिज रेस्तरां ने 50 साल तक अपना असली स्वाद बनाए रखा था और वीकेंड के अलावा दुकान कभी बंद नहीं हुई थी। पर 25 साल पहले एक अपवाद हुआ था। दुकान एक दिन के लिए बंद रही थी। उस दिन बारिश हुई थी और हादसे में उसकी जान बचाने वाला व्यक्ति अभी भी अस्पताल में था। वह हादसा भी पोरिज रेस्तरां के पास ही हुआ था। इन सभी अजीब चीजों और सुंज द्वारा देखी गई यादों को एक साथ जोड़ते हुए सेक्रेटरी किम ने निष्कर्ष निकाला कि यह कोई आम पोरिज रेस्तरां नहीं था, क्योंकि वहाँ कई लोग गायब हो चुके थे और हर चीज की उत्पत्ति अज्ञात थी। सेक्रेटरी किम बहुत डर गया। उसे लगा कि यह मानव तस्करी की जगह है। इस समय सुंज का पैर अभी भी घायल था। चो की दादी पोरिज लेकर अंदर आईं। जांच की तस्वीरें पकड़े जाने के डर से सेक्रेटरी किम सुंज के ऊपर लेट गया और बात छुपा ली। जब चो की दादी सुंज के घायल पैर पर पारंपरिक दवा लगाने ही वाली थी, तो सेक्रेटरी किम ने उसे तुरंत रोक दिया। उसने फुसफुसाकर कहा कि यह सुरक्षित नहीं है और लगातार उन्हें सुंज की देखभाल करने से रोकता रहा। सुंज ने यह देखा और तुरंत सेक्रेटरी किम को बाहर भगा दिया। इस समय सेक्रेटरी किम ने पिछले गेम में जीते हुए टीवी के बारे में पूछने का बहाना बनाया। चो होंग के परिवार के तीनों सदस्यों ने असहज होकर देखा जब सेक्रेटरी किम टीवी लेकर चला गया। इस बीच उनकी योजना पर उसी ने पानी फेर दिया था। रात में चो होंग की दादी ने उससे कहा कि सुंज को रिझाने का तरीका ढूंढने के लिए खाना उसके कमरे में ले जाए। इसी समय वह कहीं से नीचे आया और बोला कि वह सबके साथ बैठकर खाना खाएगा। वे तीनों बात कर रहे थे कि तभी सुंज का फोन बज उठा। चो होंग जल्दी से खड़ी हो गई और बोली कि चूंकि वह घायल है इसलिए वह उसका फोन ले आएगी। जब चो होंग उसका फोन लेने कमरे में गई तो उसने पोरिज रेस्तरां के बारे में वे तस्वीरें और दस्तावेज देखे जिन्हें सुंज ने किसी से पीछा करने के लिए भेजा था। इस पॉइंट पर उसे उस पर शक होने लगा। डाइनिंग टेबल पर चो की दादी ने उससे पूछा कि जब कई दूसरे विकल्प थे तो उसने यही घर खरीदना क्यों चुना। सुंज ने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि इस जगह से उसकी यादें जुड़ी थीं। वह बचपन में एक बार यहाँ खाना खाने आया था। वह बाद में वापस आना चाहता था, पर उस समय दुकान बंद थी।
चो की आंटी ने कहा कि उनकी दुकान कभी बंद नहीं हुई थी। फिर चो की दादी और आंटी ने किसी घटना को याद करते हुए एक दूसरे को देखा। चो की दादी ने यह दिखाने का नाटक किया कि उस समय बाढ़ की वजह से सब दुकानें बंद थीं। तब से इतना समय बीत गया था कि उसे याद नहीं रहा कि वह कौन था। शायद उसने इसे कोई दूसरी दुकान समझ लिया होगा। दोनों की उलझन देखकर सुंज और भी ज्यादा उत्सुक हो गया। उसके बाद चो होंग की दादी और आंटी उस दुर्घटना को याद किए बिना नहीं रह सकीं, जिसका जिक्र वह नहीं करना चाहती थीं। सुंज की अजीब हरकतों के बारे में सोचकर चो की दादी के मन में भी कुछ संदेह पैदा हो गए। इसी समय चो होंग को भी नींद नहीं आ रही थी। वह नहीं जानती थी कि सुंज उसके परिवार के पास क्यों आया और दुर्घटना की रात क्या हुआ था, पर उसने खुद से कहा कि उसे किस करने और अपनी ताकत वापस पाने के बाद वह उसे दोबारा नहीं देखेगी। इसी समय सुंज भी चुपके से कमरे से बाहर निकल गया। उसने एक कुर्सी ढूंढ ली और कैबिनेट के ऊपर रखा बेसबॉल उतारने के लिए उस पर चढ़ गया। चो ने भी यह देख लिया, इसलिए उसने उससे पूछा कि वह क्या करने की सोच रहा है। सुंज ने कहा कि वह बस कुछ जरूरी चीजों की पुष्टि करना चाहता था। वह जानना चाहता था कि उसकी यादें सच थीं या सिर्फ एक सपना। उसने इस बारे में उससे झूठ बोलने के लिए माफी मांगी। इसी समय चो की दादी अचानक नीचे आ गईं। चो की दादी को पता न चले, इसलिए चो सुंज को किचन के कोने में ले गई और दादी के ऊपर जाने का इंतजार करने लगी। दोनों आमने सामने एक दूसरे को देखने लगे। चो की दादी के ऊपर जाने के बाद उसने कहा कि उसे यहाँ इंतजार करना चाहिए क्योंकि दादी और आंटी को सोने में थोड़ा समय लगेगा। चो जाने ही वाली थी कि उसने उसका हाथ पकड़ लिया। सुंज ने अचानक उसे किस कर लिया। उसने कहा कि शायद उन्हें एक रोमांटिक रिश्ते की शुरुआत करनी चाहिए। फिर दोनों ने एक मीठा किस शेयर किया। इस बीच डार्क विच के यहाँ एक जादुई दवा अचानक टूट गई। यह देखकर उसे एहसास हुआ कि कुछ बुरा हो गया है। कल रात के रोमांटिक किस के बाद चो होंग सुबह सुबह खुशी से गा और नाच रही थी। चो होंग की दादी और आंटी को लगा कि उसकी ताकत धीरे धीरे गायब हो रही है, इसलिए उसका दिमाग शायद पागल हो गया है। उन्होंने चो होंग से कहा कि वह सुंज से किस पाने की योजना बनाने का मौका न चूके। चो ने खुशी से कहा कि उसने कल रात ही उसे एक साधारण किस दिया था, पर अपनी दादी की इस बात के बारे में सोचकर कि वे फायदा उठाने के बाद सुंज को घर से बाहर निकाल देंगी, उसने दूसरा बहाना बनाने का नाटक किया। इसी समय सुंज ने चो से पूछा कि क्या कल रात उसकी नींद अच्छी तरह हुई थी। डर था कि दोनों पकड़े न जाएं, इसलिए उसने जानबूझकर नाराज होने का नाटक किया और उस पर जरूरत से ज्यादा परवाह करने का आरोप लगाया और कमरे में चली गई। वह नहीं जानता था कि उसने क्या गलती की है, पर उसका ऐसा उदासीन रवैया देखकर उसे गुस्सा आ गया और वह चला गया, जिससे चो होंग की दादी और आंटी एक दूसरे को देखकर आहें भरने लगीं। फिर चो चुपके से सुंज के कमरे में नाश्ता ले आई। वह आज सुबह उसकी हरकतों से उलझन में था। उसने सफाई दी कि वह फिलहाल उनके रिश्ते को राज रखना चाहती है। इससे पहले कि सुंज कुछ सवाल पूछता, चो होंग की आंटी उसके कमरे में नाश्ता ले आई क्योंकि उन्हें लगा कि वह भूखा है। चो होंग दरवाजे के पीछे छिपी हुई थी और दरवाजे पर आंटी से उसके चेहरे पर चोट लग गई, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगा। सामने सुंज की टेबल पर नाश्ता देखकर चो की आंटी को गुस्सा आ गया और उन्हें लगा कि वह चुपके से इसे खा रहा है, इसलिए वह गुस्से में नीचे चली गईं। जब चो की आंटी चली गईं, तो सुंज दौड़कर आया और चो की नाक से बहता खून पोंछने लगा। उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, बल्कि वह खुशी से मुस्कुराने लगी। तभी उसने गलती से देखा कि उसकी बाईं छाती पर गुलाब का निशान चमक रहा था, पर उसके बालों ने उसे ढक लिया था। चो ने तब सुंज के साथ हुए किसके बारे में सोचा। उसने चुटकी बजाने और अपने जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। उसने जल्दी से शीशे में देखा और पाया कि उसकी खूबसूरती में ज्यादा बुढ़ापा नहीं आया था। चो ने उत्सुकता से अपनी दादी से पूछा कि क्या उसे किसके बाद अपनी शक्तियाँ वापस पाने के लिए समय चाहिए। चो की दादी ने कहा कि अगर वह अपने किस्मत वाले को किस करेगी तो उसकी शक्तियाँ तुरंत वापस आ जाएंगी। यह सुनकर चो बेहद उलझन में पड़ गई, पर उसने फिर भी अपनी आंटी और दादी को इसके बारे में न बताने की कोशिश की। उसी समय चो होंग को सुंज का एक टेक्स्ट मैसेज मिला। उसने उसे उनके डेटिंग के बारे में कई नियम भेजे। उसे पढ़ने के बाद चो को लगा कि उसने शायद कभी डेट नहीं किया है। उसने उसे ऐसे मैसेज भेजे जैसे वह अपने अधीनस्थों को आदेश दे रहा हो। चो होंग को जेवुक के मैसेज भी मिले। वह हमेशा उसे एक जुनूनी प्रेमी के रूप में देखता था, पर उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस समय सुंज को मेड का फोन आया। अस्पताल में उसने कई वर्षों से एक आदमी की देखरेख के लिए किसी को रखा था। यह वही ड्राइवर था जिसने सालों पहले हादसे से सुंज की जान बचाई थी। यह वही व्यक्ति था जो जानता था कि तब क्या हुआ था, पर वह हादसे के बाद से 25 साल से अस्पताल के बिस्तर पर कोमा में था। इस बीच घर पर चो की दादी और आंटी को लगा कि चो का समय खत्म हो रहा है। वे एक जादुई दवा बनाने के लिए दौड़ी ताकि सुंज चो को किस कर सके। समय कम करने के लिए उन्होंने एक बहुत तेज खुराक बनाई जो उसकी नसों को प्रभावित कर सकती थी। यह सुनकर चो बेहद चिंतित हो गई। जब उसकी दादी और आंटी उसे चाय परोसने की कोशिश कर रही थीं, तो वह लगातार उसे इशारे करने की कोशिश करती रही, पर सुंज ने चो के इशारे पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने उसे मिलने के लिए अपने निजी कमरे में आने को कहा। उसने उस मुलाकात के लिए उससे माफी मांगी जिससे उसे देर हो गई थी। उसने उससे डेट की शर्तों के बारे में पूछा। चो ने उसकी कठोरता की आलोचना की। चो ने सुंज को उसके एक्स प्रेमी के नाम से चिढ़ाया, जिससे वह ईर्ष्या और गुस्से में भर गया। उसके ईर्ष्या भरे चेहरे को देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई और पहल करके उसे एक किस दे दिया।
सुंज ने भी उसे किस वापस किया। चो की दादी और आंटी सुंज को पोरिज पहुंचाने की योजना बना रही थीं। तभी उन्होंने गलती से यह दृश्य देख लिया। दोनों ने चो होंग और सुंज को कुछ प्राइवेट पल देने के लिए चुपचाप दरवाजा बंद कर लिया। चो होंग ने माना कि उसने अपनी चुड़ैल की शक्तियां वापस पाने का अपना मिशन पूरा कर लिया है। अगले दिन चो होंग यह सोचते हुए पोरिज डिलीवर करने गई कि उसकी शक्तियां कब वापस आएंगी। उसी समय चो होंग को शाम 6 बजे सुंज के साथ अपनी अपॉइंटमेंट के बारे में एक टेक्स्ट मैसेज मिला। चो खुशी से मुस्कुराई। उसी समय उसने तेज धूप की तरफ देखा और महसूस किया कि आज सामान्य से ज्यादा गर्मी है। फिर चो अचानक बेहोश हो गई, जिससे जे वुक घबरा गया। अपनी आंखों के सामने की स्थिति को देखकर वह नहीं जानता था कि उसे कैसे जगाए। यह देखकर कि चो होंग की सांसें अब नहीं चल रही थीं, जे वुक ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने उसे फर्स्ट एड देने के लिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया। उसके बाद वह उसे तुरंत इमरजेंसी इलाज के लिए अस्पताल ले गया। वह डॉक्टर से लगातार कहता रहा कि वह अचानक बेहोश हो गई थी। उसका चेहरा पीला था, उसकी धड़कन और सांसें रुक गई थीं, जिससे वह बेहद चिंतित था। पर डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत बिल्कुल सामान्य है। डॉक्टर और जेवुक के जाने के बाद चो का शरीर अचानक चमक उठा, यहाँ तक कि लाइटें भी झिलमिला रही थीं। उसकी जीवन शक्ति और खूबसूरती धीरे धीरे ठीक हो गई। जेवुक चो होंग की सेहत को लेकर चिंतित था, इसलिए उसने दोबारा जांच करने के लिए कहा। पर जब उन्होंने चो होंग की जवानी की चमक देखी तो दोनों हैरान रह गए। उस समय सुंज अपॉइंटमेंट पर चो होंग के आने का इंतजार कर रहा था, पर उसने उसे नहीं देखा। उसने उसे फोन किया, पर उसने फोन नहीं उठाया। जब चो होंग जेवुक की बालकनी में बेहोश हुई थी तो वह अपना फोन वहीं छोड़ आई थी। अस्पताल से लौटने के बाद जेवुक चो होंग को लेकर बहुत चिंतित था। उसने उसे बताया कि जब उसने उसे उस हालत में देखा तो वह बहुत डर गया था। उसने अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया और कहा कि उसे यह एहसास होने में 2 साल लग गए कि वह उसे पसंद करता है। वे बचपन में एक ही स्कूल में जाते थे, पर चो होंग बाद में ट्रांसफर हो गई थी, इसलिए उसे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। जब भी जेवुक को उसके दोस्तों द्वारा परेशान किया जाता था तो चो होंग ही उसके बचाव में आगे आती थी। उसने उससे धीरे धीरे सोचने को कहा और वह जवाब का इंतजार करेगा। फिर जेवुक ने चो को चिढ़ाया। दोनों घर के सामने खुशी खुशी एक दूसरे के पीछे भागने लगे। यह दृश्य सुंज ने गलती से देख लिया। सुंज गुस्से में कार से उतरा और चो होंग से उसके पास आने को कहा। जेवुक ने सुंज के रवैये के लिए उसे डांटा, क्योंकि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह उसे हुक्म चलाए। सुंज ने चो होंग से जेवुक के साथ उनके रिश्ते को समझाने को कहा। फिर वह गुस्से में घर के अंदर चला गया। चो ने जेवुक से माफी मांगी और उसे वापस जाने को कहा। फिर चो सुंज के कमरे में गई। जब उसने उसे देखा तो वह आग बबूला हो गया और जोर से चिल्लाया। वह 3 घंटे से उसका इंतजार कर रहा था। उनके बीच के राज की वजह से वह उसकी दादी और आंटी से नहीं पूछ सका। फिर उसने उसे दूसरे आदमी के साथ मौज मस्ती करते हुए देख लिया। उसने उससे कोई सफाई स्वीकार नहीं की। अगर वह इसी तरह अपनी भावनाओं को बेकाबू होने देती रही तो उन्हें अपने रिश्ते पर दोबारा विचार करना चाहिए। इससे चो को ठेस पहुंची। उसने सफाई देना जरूरी नहीं समझा और गुस्से में अपने कमरे में वापस चली गई। तभी सुंज ने चो की दादी और आंटी को यह कहते हुए सुना कि वह बेहोश हो गई थी और किसी और ने उसकी मदद की थी। उस क्षण उसे अपनी पहले की बात पर पछतावा हुआ, इसलिए वह उसके कमरे के दरवाजे पर गया। पर उसकी हरकतों को चो की दादी और आंटी ने देख लिया। रात में चो बैठकर अपने बाल झाड़ रही थी। कंघा लेने के लिए उसने अनजाने में चुटकी बजाई। चो को अचानक एहसास हुआ कि उसकी शक्ति वापस आ गई है। वह खुशी से चीख पड़ी। अगली सुबह सब लोग साथ बैठकर नाश्ता करने लगे। सुंज ने चो होंग से चिंता के साथ पूछा, पर उसने गुस्से में अभिनय किया और अपने कमरे में जाने के लिए खड़ी हो गई। सुंज ने चो के पीछे जाने में जरा भी संकोच नहीं किया। चो की दादी और आंटी ने उलझन में एक दूसरे को देखा। सुंज ने पूछा कि चो होंग को मनाने के लिए उसे क्या करना होगा। उसने उससे उसके लिए गाना गाने और नाचने को कहा। हालांकि उसने बहुत कोशिश की, पर उसे सिर्फ राष्ट्रगान और सेना का गाना ही आता था। सुंज की मासूमियत देखकर चो होंग ज्यादा देर तक उससे नाराज नहीं रह पाई। उसने उसे गले लगा लिया और उसे परेशान करने के लिए अपनी गलती मानते हुए सॉरी कहा। दोनों ने एक दूसरे को बहुत प्यार से गले लगाया। चो हमेशा जेवुक से बचती रही, भले ही वह हमेशा उसकी परवाह करता था। उसने यह भी कहा कि वह किसी चुड़ैल जैसी है, क्योंकि उसने उसके दिल को सम्मोहित कर लिया था। जब वह छोटी थी तो उसने बस चुटकी बजाई थी और उसे परेशान करने वाले सारे गुंडे घायल हो गए थे। भले ही जब वे दोबारा मिले तो उसे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था, पर वह हमेशा से उससे बहुत प्रभावित था। जेवुक ने कहा कि वह और चो एक दूसरे के लिए बने हैं। उसने उस किस के बारे में भी बात की जब उसने उसकी जान बचाने के लिए CPR दिया था। इस समय चो होंग को गॉब्लिन ईयर्स की याद आई, जो जेवुक के पास होने पर चिल्लाते थे, और इस बात की भी कि जेवुक के किस करने पर उसकी चुड़ैल की शक्तियां वापस आ गई थीं। चो होंग को अचानक एहसास हुआ कि जेवुक ही उसकी असली किस्मत है। फिर चो डार्क विच के पास गई और उसे अपनी कहानी बताई। चो ने पूछा कि क्या वह किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार कर सकती है जो उसकी किस्मत में नहीं है, पर डार्क विच ने कहा कि लोगों को दूरियां और अंतर स्वीकार करने में बहुत मुश्किल होती होगी। अगर उन्हें पता चल जाता कि वह एक चुड़ैल है तो वे उससे प्यार करना बंद कर देते और उसे एक बार फिर धोखा मिलता और उसका अंत हो जाता। इसके विपरीत किस्मत वाले लड़के के साथ उसे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। भले ही उसे पता चल जाता कि वह एक चुड़ैल है, फिर भी वह उसके प्रति वफादार और समर्पित रहता। वहाँ से जाने से पहले डार्क विच ने चो को सचेत करना नहीं भूला। उसने चो होंग को चेतावनी दी कि इंसानों के प्यार पर भरोसा न करे।
करे। दो आदमियों की वजह से चो होंग का सिर चकरा रहा था। दूसरी ओर सुंज का सेक्रेटरी अभी भी चो के परिवार के पोरिज रेस्तरां की लगन से जांच कर रहा था। चो होंग से शुरुआत करते हुए वह नहीं जानता था कि उसके माता पिता कौन थे, पर एक दिन चो होंग की दादी और आंटी के यहाँ से एक नवजात बच्चे के रोने की आवाज आई। लोगों को लगा कि उन्होंने उसे गोद लिया होगा। चो के प्राइमरी स्कूल जाने से पहले वह खाना डिलीवर करने के लिए ट्रे लेकर जाती थी। लोगों को लगा कि इसे नाबालिगों के श्रम का शोषण कहा जाता है। चो होंग की दादी और आंटी चूंकि दूर किसी जगह से आई थीं, इसलिए शायद वे बाल अधिकारों के बारे में नहीं जानती थीं, पर असल में चो बचपन से ही उनकी मदद करना चाहती थी। जब चो होंग हाई स्कूल में थी तो उसने एक लड़की को परेशान होते देखा और उसकी मदद की। उसने गुंडों से निपटने के लिए जादू का इस्तेमाल किया, जिससे लोग उससे डरने भी लगे। इसलिए चो होंग को बार बार स्कूल बदलने पड़े। जब उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया तो चो ने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया ताकि उसका स्तर केवल हाई स्कूल तक ही सीमित रहे। चो होंग की एक सहपाठी हुआ करती थी। चो होंग को कई प्रायोजक भी ढूंढ रहे थे क्योंकि उन्होंने उसकी असाधारण क्षमताओं को देख लिया था। यहाँ तक कि ऐसे प्रेमी भी थे जो अपने प्यार का इजहार करने उसके घर आए थे, पर चो की पहचान और शक्ति की रक्षा के लिए उसकी दादी और आंटी ने हमेशा उसे इंसानों से दूर रखने के तरीके ढूंढ निकाले। इसलिए 25 सालों तक चो होंग का कोई दोस्त नहीं था। वह सिर्फ अपनी दादी की पोरिस डिलीवर करने में मदद करना जानती थी। सुंज ने सोचा कि चो अपनी दादी और आंटी के साथ इतने सालों तक कितनी अकेली रही होगी और उसे उसके लिए बहुत बुरा लगा। जब वह घर लौटा तो उसने उसे दरवाजे पर उसका इंतजार करते हुए देखा। बाकी दोनों को न देखकर उसने तुरंत उसे प्यार से गले लगा लिया। चो ने भी उसके प्यार का आनंद लिया, पर उसे अचानक डार्क विच की याद आ गई। इसलिए उसने उसे जल्दी से धक्का दिया और अपने कमरे में वापस चली गई। चो ने खुद को समझाया कि सुंज उसका किस्मत वाला बॉयफ्रेंड नहीं है, पर उसके मीठे किस और गले लगाने के बारे में सोचकर वह अपने चेहरे के लाल होने तक खुद से झूठ नहीं बोल पाई। तभी सुंज भी चो होंग के कमरे में घुस आया। जब उसने उसके गाल लाल देखे तो उसे लगा कि वह बीमार है। चो होंग कुछ ही दिन पहले बेहोश हुई थी और उसे सामान डिलीवर करना था, इसलिए उसे लगा कि उसने जरूरत से ज्यादा काम कर लिया होगा। भले ही चो ने कहा कि वह ठीक है, पर सुंज ने फिर भी चिंता करते हुए उसे गले लगा लिया। वह नहीं चाहता था कि वह अब और सब कुछ सहे, क्योंकि वह अब यहाँ है। जैसे ही दोनों करीब आ रहे थे, चो की आंटी ने नाक का स्प्रे ढूंढने के लिए दरवाजे पर दस्तक दी। सुंज जल्दी से दरवाजे के पीछे छिप गया। चो की आंटी सुंज के बारे में बात करना चाहती थीं, पर चो ने उसे तुरंत रोक दिया। चो ने अपनी आंटी को आराम करने के लिए उसके कमरे में वापस भेजने का बहाना बनाया। अगले दिन सुंज ने चो की जांच करने के लिए एक प्रोफेशनल डॉक्टर और नर्स को उसके घर बुलाया, क्योंकि उसे डर था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा कि असल में जांच की जरूरत उसी को है, क्योंकि वह बहुत स्वस्थ है। जहाँ तक उसकी बात है, वह किसी एक व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा ध्यान दे रहा था। डॉक्टर ने उसे प्यार की बीमारी और उलझन बताया। यह सुनकर चो बहुत खुश हुई। यह देखकर चो होंग की आंटी उसे एक तरफ खींचकर बात करने लगी और उनके रिश्ते के बारे में पूछा। चो की आंटी ने कहा कि चो होंग किस्मत वाली है कि उसे सही लड़का मिला है, इसलिए वह इस बात को चो होंग की दादी से छिपाकर रखेगी। अगर कोई और होता तो वह उसे तस्करी वाली नाव में बिठाकर इस जगह से बहुत दूर भेज देती। चो होंग की आंटी को लगता था कि इंसानों का प्यार बहुत डरावनी चीज है। एक बार इसमें पड़ जाओ तो बाहर निकलना मुश्किल होता है। जब चो होंग ने यह सुना तो वह थोड़ी चिंतित हो गई। उसके बाद चो सुंज को ढूंढने उसके कमरे में गई। उसने चुपके से पीछे से उसे गले लगाया, पर उसने उसे नीचे गिरा दिया, क्योंकि वह अपने पीछे की चीजों को लेकर संवेदनशील था। इस वजह से जब वे पहली बार मिले थे तब वह उसके सामने बचाव की मुद्रा में था। चो होंग ने सुंज द्वारा उसके बारे में की गई जांच के दस्तावेज देखे, जैसे उसने पिछली बार देखा था। इसलिए उसे लगा कि वह होस्ट बन गया है, पर इस बार वह यह देख रहा था कि वह उसके लिए सही है या नहीं, या उसकी आर्थिक स्थिति और शिक्षा ठीक है या नहीं। इससे पहले कि सुंज अपनी मजबूरी समझा पाता, चो गुस्से में वहाँ से चली गई। इसी समय जे वुक घर आया, क्योंकि चो की दादी और आंटी ने उसे आमंत्रित किया था। जब उन्होंने उसे चुड़ैल और होंठ के बारे में लिखते हुए सुना तो उन्होंने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने उसे खाने के लिए ऊपर भी बुलाया। सुंज ने वह दृश्य देखा और मेज पर बैठ गया। उसने मेजबान की भूमिका निभाई और जेवुक की तरह सूप खाने की जिद की। पता चला कि जेवुक ने वह कहानी इसलिए लिखी थी क्योंकि वह अतीत में चो होंग को भूल नहीं पाया था। इसलिए उसने अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके अपनी भावनाओं को अपनी कला में ढाल दिया, जिससे चो की दादी को बहुत राहत महसूस हुई। पर सुंज को लगा कि यह सिर्फ एक बेवकूफाना कार्टून कहानी है। जेवुक ने कहा कि चो होंगा वाकई एक चुड़ैल है, क्योंकि उसमें एक रहस्यमय और प्यारी खूबसूरती थी जिसने उसे आकर्षित किया था। यह सुनकर चो की दादी और आंटी घबरा गईं। चो ने झुंझलाकर जेवुक को याद दिलाया कि वह खाना खाए और ज्यादा बातें न करे। जेवुक ने कहा कि शायद चो होंग को इसलिए शर्म आ रही है क्योंकि उसने उससे अपने प्यार का इजहार किया था। यह सुनकर सुंज सन्न रह गया और तेज नजरों से चो को देखने लगा। चो की दादी और आंटी भी चिंतित थीं और उन्होंने पूछा कि उसने उसे क्या जवाब दिया। सुंज भी उलझन में था। जेवुक ने कहा कि वह इंतजार करेगा, इसलिए उसे इस बारे में आराम से सोचना चाहिए। चो होंग ने कहा कि वह तुरंत जवाब देगी। वह उसके प्यार के लिए बहुत आभारी थी, पर उसने मना कर दिया। उसने कहा कि अब से वह मर्दों से उम्मीद छोड़ देगी। उसके सामने वह भला बनता है, पर पीठ पीछे वह जानकारी निकालता है। वह दोमुहा और बेईमान इंसान है।
उसे लगता है कि सभी मर्द एक जैसे होते हैं। वह खड़ी हुई और चली गई। चो की दादी यह सुनकर बहुत खुश हुई। जे वुक ने सुंज को देखा। रात में सुंज ने चो होंग को टेक्स्ट किया कि वह उससे मिलना चाहता है क्योंकि उसे कल सुबह जल्दी बिजनेस ट्रिप पर जाना है, पर उसने जवाब नहीं दिया। उसने दरवाजा खोला और उसे अपने कमरे के सामने पाया। उन्होंने बाहर जाकर बात करने का समय तय किया। वह चाहती थी कि वह जो कुछ भी कर रहा है उसके बारे में सब कुछ समझाए और वह उससे कोई झूठ नहीं सुनना चाहती थी। सुंज ने कहा कि जब वह छोटा था तब उसका अपहरण हुआ था। वह 3 दिन बाद लौटा पर अपराधी पकड़ा नहीं गया। जो ड्राइवर उस पर नजर रखे हुए था उसका एक्सीडेंट हो गया था और वह हादसे के बाद से 25 साल से कोमा में था। उन 3 दिनों में क्या हुआ था यह कोई नहीं जानता था। तब भारी बारिश हो रही थी। उसके दिल पर एक चाकू रखा हुआ था। रेनकोट पहने एक आदमी था और चौके पोरिज रेस्तरां जैसी नुकीली छत वाला एक घर था। बस इतना ही उसे याद था। यही वजह थी कि उसने सच का पता लगाने के लिए उसका पोरिज रेस्तरां खरीदा था। उसने उस बेसबॉल को अपनी शेल्फ पर ढूंढने की कोशिश की जिस पर उसका नाम लिखा था, क्योंकि अपहरण के समय वह उसे अपने साथ लाया था, पर वह वहाँ नहीं निकला। चो होंग को एहसास हुआ कि इतने सालों से सुंज डर के साये में जी रहा था। वह हमेशा सबके साथ रूखा बर्ताव करता था। वह इतना संवेदनशील था कि कोई भी उसे पीछे से गले नहीं लगा सकता था, क्योंकि वह यह नहीं जान पाता था कि असल में उसे किसने नुकसान पहुंचाया था। चो ने उसे गले लगाया और रो पड़ी। वह उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, पर उसका कमजोर दिल उसके लिए अपनी भावनाओं को रोक नहीं सका। बदले में उसने उसे शांत करने के लिए एक मीठा किस दिया। अगले दिन सुंज ने बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए चो होंग से अलविदा कहा। सेक्रेटरी किम ने देखा कि चो होंग और भी सुंदर होती जा रही थी, इसलिए उसने उसे अपने छोटे भाई से मिलवाने की सोची, पर सुंज ने उसे रोक दिया। सुंज ने उसे डांटा और जल्दी से काम पर जाने की जिद की। चो प्यार से चमकती आंखों से सुंज को देखने लगी। सुंज की गैर मौजूदगी चुड़ैल परिवार के लिए पोरिज का शोरबा बनाने का सही समय था, क्योंकि वह 2 दिनों के लिए गया था। पर चो को सरप्राइज देने के लिए सुंज चुपचाप रात में वापस आ गया। शेड्यूल खत्म होने के ठीक बाद उसने उसके लिए एक गिफ्ट भी तैयार किया। चो की आंटी ने चुड़ैल का शोरबा बनाने की तैयारी के लिए जादू से सभी दरवाजे सावधानी से बंद कर दिए। जब चुड़ैल परिवार अपने मंत्र पढ़ने में पूरी कोशिश कर रहा था, तभी सुंज भी घर लौट आया। दरवाजा बंद देखकर वह जल्दी से पिछले दरवाजे से अंदर गया। उसने दरवाजा धक्का देकर घर के अंदर जाने की पूरी कोशिश की। जैसे ही वह ऊपर जाने वाला था, उसका रास्ता किचन से गुजरा। अजीब रंग बिरंगी रोशनी और कुछ आवाजों ने सुंज को हैरान कर दिया और वह किचन के पास चला गया। बाहर शोर सुनकर गनीमत रही कि तीनों चुड़ैलों ने समय रहते अपनी शक्तियां वापस खींच लीं, ताकि सुंज को पता न चले। सुंज को देखकर जो तुरंत बाहर दौड़ी ताकि उसे अंदर आने से रोक सके। फिर वह बात करने के लिए उसे ऊपर खींच लाई। वह उससे नाराज थी। उसने कहा कि 50 साल पुराने पारिवारिक पोरिज रेस्तरां पर रेसिपी चुराने के लिए कई लोगों की नजर है। वे वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए चो होंग का परिवार बहुत सतर्क था। अब जब वह उसके परिवार की संवेदनशील सुरक्षा वाली जगह में घुस आया था, तो वह बाकी लोगों से अलग नहीं था। अगर उसने उसे पहले ही बता दिया होता तो बात इस हद तक न पहुंचती। सुंज ने गुस्से में कहा कि वह उसे याद कर रहा था और उसे सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए जब उसका काम जल्दी खत्म हो गया तो वह रात में वापस आ गया। पर उसे नहीं लगा कि इसके लिए उसे इस तरह डांट खानी पड़ेगी। यह सुनकर चो होंग को गिल्ट महसूस हुआ। उसे शांत करने के लिए उसने उसे पीछे से गले लगा लिया। बेशक उसकी खूबसूरती के आगे वह ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता था। वह बस उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था। इस बीच चो की आंटी को डर था कि सुंज कुछ देख न ले, इसलिए वह उसे नशे में धुत करने के लिए 65% अल्कोहल की एक बोतल निकालने वाली थी। चो की आंटी चाहती थी कि वह सच बोल दे। शराब की बोतल देखकर सुंज बहुत हैरान हुआ और चो की आंटी से पूछा तो पता चला कि जब वह बहुत सुंदर हुआ करती थी, तब किसी ग्राहक ने उन्हें यह दी थी। उन्होंने इसे अब तक वहीं संभाल कर रखा था। सुंज ने कहा कि इस तरह की पुरानी वाइन बहुत महंगी होती है। इसकी कीमत 20 करोड़ वॉन से ज्यादा हो सकती है। अब यह सुनकर चो होंग की आंटी और दादी के विचार बदल गए और वे अब उसे वह शराब नहीं पिलाना चाहती थीं। दोनों जल्दी से महंगी वाइन की बोतल को संभालने चली गईं। चो होंग और सुंज वहीं बैठे और चुपके से किस करने लगे। जब उन्होंने चो होंग की आंटी की आवाज सुनी, तभी वे चौंक कर खड़े हुए। अगले दिन जब रेस्तरां ग्राहकों से भरा हुआ था, तो दूर से एक बूढ़ा आदमी पोरिज खरीदने आया। उसे देखकर चो की आंटी इतनी हैरान हुई कि उनके हाथों से बर्तनों की ट्रे छूटकर गिर गई। उसके बाद चो की आंटी एक कोने में छिपकर रोने लगी। आदमी ने यह देखा और पूछा कि क्या हुआ, पर वह उस आदमी को पहचान नहीं पाई। उसके बाद उसने चो की आंटी को अलविदा कहा और चला गया। इससे चो की आंटी और भी ज्यादा दुखी हो गईं, क्योंकि उसे वह याद नहीं था। यहाँ तक कि चो की आंटी ने अपनी मनपसंद डिश पिग्स फीट भी नहीं खाई। वह बूढ़ा आदमी जवानी में उसका कभी न भूलने वाला प्यार था। उस समय चो की आंटी एक बेहद खूबसूरत महिला थी, जिनके पीछे कई मर्द पड़े रहते थे। लेखक और शाही लोग सभी उसके आकर्षण पर फिदा थे, पर एक हैंडसम आदमी के सामने उसका दिल कमजोर पड़ जाता था। भले ही वह दूसरों को धोखा देने के लिए मशहूर था, पर वह फिर
फिर भी अंधे की तरह उससे प्यार करती थी। दोनों ने एक मीठा प्यार महसूस किया। उसे लगा कि वह उसका किस्मत वाला आदमी है। हालांकि जब उसने उसकी भिन्नता को देखा तो वह उसे स्वीकार नहीं कर पाया और डरकर भाग गया। तब से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इससे उसके दिल में एक गहरा घाव छूट गया। अतीत की दर्दनाक यादें न सह पाने की वजह से चो होंग की आंटी शांति की तलाश में घर छोड़कर चली गईं। चो की दादी को लगा कि चो की आंटी अकेले रहने से ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने पोरिज रेस्तरां चो को सौंप दिया। फिर चो की दादी चो की आंटी को ढूंढने निकल गईं। सुंज को लगा कि वह चो के साथ सहज था, पर इसी समय जेवुक फिर से आ गया। उसे चो होंग का पोरिज रेस्तरां चलाने में मदद करने के लिए उसकी दादी ने काम पर रखा था। यह देखकर सुंज पीछे नहीं हटा। दोनों आदमियों ने चो होंग के लिए ग्राहकों को सर्विस देने के लिए साथ में एप्रन पहन लिया। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। सेक्रेटरी किम भी सुंज से नहीं बचा। उसे एक अनचाहा डिलीवरी मैन बनना पड़ा। जब सेक्रेटरी किम ने कहा कि बाहर 40 डिग्री तापमान है और वह डिलीवरी जारी रखने के लिए बहुत थक गया है, तो चो होंग ने खुद सामान डिलीवर करने की पेशकश की। पर दोनों आदमी उसे तकलीफ नहीं देना चाहते थे। दोनों उसके सामने एक दूसरे से लड़ने लगे। चूंकि कोई भी झुकने को तैयार नहीं था, इसलिए चो होंग को सामान डिलीवर करने के लिए दोनों हैंडसम आदमियों को अलग अलग भेजना पड़ा। रात में काम के एक थकाऊ दिन के बाद सब लोग साथ बैठकर रात का खाना खाने लगे। सेक्रेटरी किम ने उत्सुकता से उस कहानी के सीक्वल के बारे में पूछा, जिसके बारे में जेवुक लिख रहा था, जिसमें चुड़ैल और होंठ की कहानी थी। कहानी मेल लीड के बारे में थी। यह पता चलने पर कि उसकी प्रेमिका एक चुड़ैल है, वह सोच रहा था कि मेल लीड उसका सामना कैसे करेगा। जब चो होंगा ने यह सुना तो उसके मन में कई बातें आईं। यह देखकर कि चो होंग थकी हुई लग रही है, सुंज ने सेक्रेटरी किम और जेवुक को घर भेजने का बहाना बनाया ताकि वह उसके साथ कुछ प्राइवेट समय बिता सके। फिर चो ने उत्सुकता से उससे पूछा कि जेवुक द्वारा लिखी गई चुड़ैल के प्यार की कहानी के बारे में वह क्या सोचता है। सुंज हंसा और बोला कि यह बचकानी थी, उसे यह दिलचस्प नहीं लगी। सुंज के जवाब ने चो होंग को गुस्सा दिला दिया। वह उस पर जोर से चिल्लाई, पर वह समझ नहीं पाया कि क्या चल रहा था। उसे लगा कि जब घर में कोई नहीं होगा तो उन्हें कुछ प्राइवेट समय मिलेगा, पर जेवुक ने सुंज को वह नहीं मिलने दिया जो वह चाहता था। उसने कहा कि वह चो होंग पर नजर रखने के लिए यहीं रुकेगा। अगर सुंज से नाराज होने की वजह से उसके मन में कोई गलत विचार आए तो चो होंग ने कुछ नहीं कहा। वह गुस्से में अपने कमरे में चली गई। सुंज असंतोष के साथ अपने कमरे में वापस गया और जेवुक को अपने बिस्तर पर लेटा हुआ देखा। जेवुक जैसे जिद्दी इंसान की वजह से सुंज उसे भगा नहीं पाया। एक ही बिस्तर पर लेटे दोनों आदमियों ने कंबल के लिए लड़ना शुरू कर दिया। आधी रात को सुंज को जेवुक की बाहों में सोने में असहजता महसूस हुई, इसलिए सुंज चुपचाप बाहर निकल गया। सुंज ने देखा कि चो होंग अभी भी जाग रही थी। वह प्यार से उसके पास गया और माफी मांगी, क्योंकि वह रोमांटिक और मजेदार तरीके से बात करना नहीं जानता था। भले ही वह एक चुड़ैल हो, पर वह फिर भी उससे प्यार करता रहेगा। इसलिए उसे बहुत ज्यादा सोचने या यह चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि वह एक दिन उसे भूल जाएगा, क्योंकि उसके लिए उसका प्यार किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण था। ये मीठी बातें सुनकर उसे सांत्वना मिली और वह उसकी बाहों में समा गई। इस तरफ जेवुक अभी भी जाग रहा था। उसने दरवाजे के पीछे से उन दोनों की बात भी सुन ली। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, पर उसे थोड़ा दुख हुआ। चो होंग की आंटी इस समय अपने पुराने प्यार की यादें तलाश रही थीं। वह उन जगहों पर गईं जिनसे उनकी यादें जुड़ी थीं। जब वह अपने एक्स प्रेमी के घर पहुंची तो उन्होंने उसे अपनी पत्नी को पोरिज खिलाते हुए देखा। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वह पोरिज खरीदने उस शहर तक गया था जहां वह रहती थी। इसी समय चो की दादी आ गईं और चो की आंटी को खींचकर घर वापस ले आईं। वैसे चो की आंटी चो की दादी की बहुत आभारी थी कि उन्होंने उसकी जवानी की खूबसूरत यादों को मिटाया नहीं, ताकि वह जान सके कि वह कैसे जी रही थी और उसकी एक नई जिंदगी होगी। उसी समय चो ने सुंज को काम पर विदा किया। उसने अजीब तरीके से उसे वह नेकलेस दिया जो उसने बिजनेस ट्रिप के दौरान खरीदा था। उसने उसके साथ मीठी बातें करने का अभ्यास करना भी शुरू कर दिया था। हालांकि यह थोड़ा अजीब था, पर चो बेहद खुश और प्रसन्न थी। उसने तुरंत वह नेकलेस अपने गले में पहन लिया। उसकी छाती पर गुलाब का निशान भी और तेज चमकने लगा। रात के 10 बजे वे दोनों साथ में फिल्म देखने गए, पर सिनेमा घर में दोनों की वजह से अफरा तफरी मच गई, क्योंकि वे आसपास बहुत सारे लोगों के बीच सरेआम अपना प्यार दिखा रहे थे। सेक्रेटरी किम भी इत्तेफाक से वहीं था। उसने उन्हें याद दिलाने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को छोड़ दिया। वे दोनों हाथ पकड़कर लिफ्ट में घुसे और उन्होंने अंडर रिपेयर यानी मरम्मत के अधीन लिखे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। अचानक लिफ्ट हिचकोले खाने लगी और नीचे गिर गई। वे दोनों घबरा गए और एक दूसरे से लिपट गए। इसी समय चो होंग ने अनजाने में चुटकी बजाई, जिससे लिफ्ट रुक गई और लाइटें जल गईं। सुंज ने भी गलती से यह दृश्य देख लिया। जब वह घर पहुंची तो उसे डर था कि उसने उसका राज देख लिया है। सुंज भी चो के पिछले अनजाने में चुटकी बजाने और उस समय के बारे में संशय में था जब उसने चुड़ैल होने का दावा किया था, पर उसे लगा कि वह जरूर कोई भ्रम देख रहा होगा। नशे में होने पर उसके विचार उतने ही बेवकूफाना होते हैं। उसी समय चो की दादी कमरे में आ गईं, जिससे सुंज के विचारों का सिलसिला टूट गया। वह इस महीने का किराया देने आई थी। उन्होंने गलती से उसकी छाती पर एक निशान देख लिया। उसने कहा कि जब वह छोटा था तब उसका एक एक्सीडेंट हुआ था और इससे एक निशान छूट गया था। वह भी कुछ सोच रही थी। अगले दिन सुंज हमेशा की तरह डॉक्टर से मिलने गया और उसकी सेहत
सेहत अभी भी अच्छी थी। उसने अपनी छाती पर बने निशान के बारे में पूछा, पर डॉक्टर ने कहा कि चोट का कोई निशान या उसकी छाती पर चाकू रखे जाने का कोई सुराग नहीं था, जैसा कि उसे धुंधला सा याद था। यह आधुनिक चिकित्सा की समझ से परे कोई रहस्यमय बात हो सकती है। चो होंग और सुंज के रिश्ते को जानते हुए सेक्रेटरी किम ने उसे रुकने की सलाह दी। सेक्रेटरी किम को डर था कि सुंज की मां को पता चल जाएगा। चो होंग कॉर्पोरेट में सुंज के उत्तराधिकार के रास्ते में एक बाधा थी। उसकी मां किसी भी कीमत पर पार पाने में संकोच नहीं करती। वह चो होंग जैसी आम लड़की को नुकसान पहुंचा सकती थी। सुंज को अचानक वे वजहें याद आ गईं, जिनकी वजह से चो ने स्कूल में कई बार स्कूल बदला था। सेक्रेटरी किम ने कहा कि यह उस समय के बच्चों की अमीर कल्पना मात्र थी। उदाहरण के लिए चो होंग चुटकी बजाकर कार दुर्घटना को रोक सकती थी, या उसे देखने वाले गुंडे अचानक नीचे गिर जाते थे। चो के गुजरने पर सूखे फूल दोबारा खिल जाते थे। सुंज गहरी सोच में डूब गया। उसी समय चो को सुंज की बातें याद आईं। चो को पता चला कि उसकी कुर्सी का लेग रेस्ट वही पिंग पोंग बॉल थी जिसे सुंज पूरे घर में ढूंढ रहा था। चो ने हिचकिचाते हुए अपनी दादी से पूछा। वह सोच रही थी कि क्या उनकी चुड़ैलों ने कभी चाकू से किसी को नुकसान पहुंचाया था, भले ही वह सिर्फ एक बच्चा ही क्यों न हो। पर चो होंग की दादी ने कहा कि जब तक कोई उनकी स्थिति के लिए संभावित खतरा होता, वह कुछ करने में संकोच नहीं करती। यह सुनकर चो भी चिंतित हो गई। चो होंग को डर था कि उसका परिवार उस दुर्घटना में शामिल था जिसका जिक्र सुंज ने किया था। चो गेंद को पकड़कर अपने कमरे में वापस गई और सोचने लगी। तभी सुंज उसके कमरे में आ गया। चो ने जल्दी से गेंद अपने कंबल के नीचे छिपा ली। वह नहीं जानता था कि उसने ऐसा क्या किया जिससे वह नाराज हो गई, पर आज उसने उसे बाहर अपना इंतजार करते हुए नहीं देखा। उसे तो यह भी लगा कि वह कमरे में कुर्सी पर बैठी नाराज होगी। डर था कि वह कुछ ढूंढ लेगा, इसलिए उसने बाहर जाने और उसके लिए खाना तैयार करने का बहाना बनाया। पर उसने उसे रोक लिया और शांत करने के लिए गले लगा लिया। उसने कहा कि वह उससे बहुत प्यार करता है। हालांकि वह बहुत खुश थी, पर उसका दिल अभी भी चिंताओं से भरा हुआ था। इस समय बाहर चो होंग की दादी ने भी उन दोनों की बातचीत सुन ली। दूसरी ओर डार्क विच के यहाँ अजीब चीजें हुई जो बुरी घटनाओं का संकेत दे रही थीं। वह चुपचाप चो होंग से मिलने गई। उसने कहा कि चो होंग जो नेकलेस उसके पास लाई थी, वह इस बात का संकेत था कि चो के साथ कुछ बुरा होने वाला है। चो होंग ने कहा कि वह उसकी माँ की निशानी थी और उसे अपनी माँ की कोई याद नहीं थी। डार्क विच ने चो होंग को याद दिलाया कि वह जिस आदमी से प्यार करती थी, वह उसकी किस्मत का नहीं था। चो की आंटी ने ये बातें गलती से सुन ली। आंटी को अचानक गुस्सा आ गया और उन्होंने डार्क विच को भगा दिया। चो की दादी को देखकर डार्क विच को याद आया कि चो की दादी अतीत में उसके पास आई थी और कुछ हुआ था। अब चो होंग वही गलती दोहरा रही थी, जिससे उसे बहुत खुशी हुई और वह जोर से हंसने लगी। चो होंग की दादी और आंटी दोनों जानती थीं कि सुंज चो होंग की किस्मत का आदमी नहीं था। चो होंग ने कहा कि वह वही है जिसे उसने चुना है और उसे विश्वास है कि अपनी पहचान जानने के बाद भी वह उसे कभी धोखा नहीं देगा। पर उन्होंने उससे कहा कि इसे जल्दी खत्म कर दे, वरना वे खुद ऐसा कर देंगी। उसी समय सुंज घर लौटा, पर चो की आंटी और दादी का रवैया ठंडा था, जिससे वह बेहद असहज हो गया। चो ने कहा कि उसकी आंटी और दादी उनके रिश्ते के बारे में पहले ही जानती हैं। सुंज समझ नहीं पाया कि चो की आंटी और दादी उसे इतना क्यों नहीं पसंद करती। क्या उसने कुछ गलत किया था? चो होंग ने उसे सांत्वना भरा किस देते हुए कहा कि जब तक वह उसे पसंद करती है तब तक वह काफी है। वे दोनों एक दूसरे को जोशीला किस देने ही वाले थे कि तभी सुंज की माँ अंदर आ गईं। उन्होंने सबको बाहर जाने का आदेश दिया। फिर उन्होंने सुंज को डांटा। उन्होंने अतीत की दुर्घटना के बारे में रिटायर्ड पुलिसकर्मी से दोबारा जांच कराने के लिए उससे सवाल किया। चाहे उसने कितनी भी खोजबीन की हो, उसे कुछ नहीं मिला। जाने से पहले वह यह बताना नहीं भूली कि वह इस खस्ताहाल जगह से जल्दी निकल जाए और वह उस लड़की को अनदेखा कर देगी। उसके उत्तराधिकार के लिए वही सबसे अच्छा था। चो ने बाहर सब कुछ सुन लिया और उसे बहुत दुख हुआ। फिर चो अपनी भड़ास निकालने के लिए जे वुक के पास गई, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। जब भी उसे उसकी जरूरत होती थी, वह हमेशा सुनने के लिए तैयार रहता था। फिर चो ने वह नेकलेस उतार दिया जो सुंज ने उसे दिया था। वह इस एहसास को जाने देना चाहती थी, पर उसका दिल इसकी इजाजत नहीं दे रहा था। दूसरी ओर जब चो की दादी और आंटी ने सुंज की माँ को दोबारा देखा तो उन्हें बहुत जाना पहचाना लगा। चो की दादी ने कहा कि उन्होंने सुंज की छाती पर एक बड़ा निशान देखा है। दोनों ने उसे उस साल के लड़के के रूप में पहचान लिया। फिर चो ने सुंज से पार्क में टहलने के लिए कहा। उसने उसे नेकलेस वापस दे दिया और कहा कि जब वह अपने विचार सुलझा ले तो वह खुद इसे उसके गले में पहना दे। वह उसे कुछ बताना चाहती थी। चो ने चुटकी बजाई और लंबी इमारतें लगातार रंग बदलने लगीं। लाइटें झिलमिलाने लगीं और फिर उसके आसपास की हर चीज जैसे रुक गई। सबने जो कर रहे थे वह करना बंद कर दिया। फिर उसने उसे गले लगा लिया और कहा कि यह एक ऐसी बात है जिसे उसने हमेशा उससे छिपा कर रखा था। वह अब उससे बहुत प्यार करती है और उसका दिल भी यही चाहता है। वह खुद को उससे प्यार करने से नहीं रोक पा रही थी। फिर चो ने सुंज से पूछा कि क्या वह उसके बारे में सब कुछ जानने के बाद भी उससे प्यार करता रहेगा। सुंज जवाब देने ही वाला था कि चो की दादी और आंटी ने उसे अपने वश में कर लिया। चो की दादी और आंटी तब सुंज को घर ले आईं। दोनों ने निशान को देखा और पुष्टि की कि जब वह छोटा था तब यही वह बच्चा था।
चो उलझन में पड़ गई और पूछा, जब मैं छोटी थी तब मेरा अपहरण करने वाले आप लोग नहीं थे ना? चो होंग की दादी और आंटी को एहसास हुआ कि सुंज को शायद याद आ गया हो कि जब वह छोटा था तब क्या हुआ था, इसलिए उन्होंने उसकी यादें मिटाने का फैसला किया। हालांकि चो होंग ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की पर यह बेकार था। चो होंग की आंटी ने चो होंग को बाहर खींचा और कहा कि वह उसकी तरह ही रही है। भले ही वह आदमी सचमुच उससे प्यार करता था पर उनके लिए एक चुड़ैल के रूप में उसकी पहचान को स्वीकार करना मुश्किल था। उसकी माँ भी ऐसी ही थी और उसकी माँ को धोखा मिला था। अब सबसे अच्छा तरीका यह था कि सुंज के चो होंग से प्यार करने से पहले उसकी सारी यादें मिटा दी जाएं। वे सिर्फ मकान मालिक और किराएदार थे, उन दोनों के लिए वही सबसे अच्छा था। चो के पास स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। सुंज की यादें जादू से एक एक करके मिटाई जा रही थीं। सच तो यह था कि जब वह छोटा था तो उसकी माँ को डराने के लिए ड्राइवर ने उसका अपहरण कर लिया था। भागते समय सुंज ड्राइवर की नजर में आ गया। चूंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी इसलिए सुंज गलती से एक नुकीली चीज से टकरा गया और उसकी छाती पर खुद ही चाकू लग गया। जब ड्राइवर ने सुंज का घाव देखा तो वह डर गया और भाग गया। वह सुंज को खून से लथपथ घाव के साथ वहीं छोड़ गया। अगले दिन जब सुंज की नींद खुली तो उसने चो होंग को अपने कमरे में बुलाया। उसने उससे पूछा कि कल रात क्या हुआ था। चो होंग अभी भी उलझन में थी। तभी सुंज ने बिस्तर पर पड़े धब्बे की तरफ इशारा किया। उसने उसे साफ करने के लिए कहा, वरना उन तीनों को घर खाली करके जाना पड़ता। चो होंग ने बस यह पूछा कि क्या सुंज को कोई दर्द हो रहा है। सुंज ने दृढ़ आवाज में कहा कि वह ठीक है। उसने उदास होकर कहा कि वह उसके लिए बिस्तर ठीक कर देगी और फिर नम आंखों के साथ चली गई। नाश्ते के दौरान उसने इतने अड़ियल रवैये का इस्तेमाल किया जिससे सब असहज हो गए, पर इससे यह भी साबित हो गया कि उसकी यादें पूरी तरह मिट चुकी थीं। अपनी दादी और आंटी के चेहरे पर चिंता देखकर उसने कहा कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगी ताकि वह पहले जैसी हो सके। जब सुंज घर से काम के लिए निकलने वाला था तो उसने चो होंग को कपड़ों का एक ढेर दिया और उन्हें धोने के लिए कहा, पर चो होंग ने ठुकरा दिया क्योंकि यह कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। उसी समय सुंज ने वह नेकलेस गिरा दिया जो उसने उसे दिया था। चो ने उसे उठाया और उसे वापस कर दिया। उसने कहा कि उसे अपने सामान का ध्यान रखना चाहिए। कार में बैठे सुंज ने उलझन भरे अंदाज में नेकलेस को देखा। सेक्रेटरी किम ने यह देखा पर उसने ज्यादा कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। अचानक टायर फट गया और गाड़ी लड़खड़ाने लगी जिससे सेक्रेटरी किम घबरा गया और अचानक सुंज को चोट लग गई। सेक्रेटरी किम चिंतित था क्योंकि उसने नोटिस किया था कि हाल ही में उसके साथ बहुत बदकिस्मती हो रही है। उसने सुंज को बताया कि कुछ समय पहले वह भी मौत के करीब था क्योंकि वह लाइट बंद होने के बावजूद एक लिफ्ट में फंस गया था। उसने यह भी सुना था कि एक जोड़ा भी उसमें फंस गया था पर गनीमत रही कि वे बच गए। इससे सुंज को चो होंग के साथ हुई उस घटना की थोड़ी बहुत याद आ गई। इस समय चो होंग अपना दुख दूर करने के लिए जेवुक के साथ बैठी थी। उसकी शराबी हालत देखकर उसने मन ही मन सुंज को कोसा। यह सुनकर चो होंग ने तुरंत जेवुक को डांटा पर तभी सुंज ने उन दोनों को एक दूसरे के करीब और अंतरंग हालत में देख लिया। इस समय सुंज परेशान हो गया और कार से उतरकर चो होंग को उठाकर घर ले आया जिससे जेवुक वहीं बैठकर आहत हो गया। जब वह घर पहुंचा तो वह उसे अपने कमरे में ले गया। चो होंग नशे में थी और उसने सुंज की मौजूदा हालत देखी तो वह खुद को रोक नहीं पाई और उससे लिपट गई। उसने कहा कि भले ही वह सब कुछ भूल जाए पर वह उसे याद रखेगी। फिर उसने उसे अपनी तरफ खींचा और उसके होठों पर एक किस कर दिया। इसी समय चो होंग की दादी ने सुंज को अकेले में मिलने के लिए बुलाया। उसने किराए के भुगतान के लिए उसके द्वारा पहले बहुत मूल्यवान मानी गई महंगी शराब की बोतलें देने की पेशकश की। उसका मतलब था कि वह चाहती थी कि वह चला जाए पर सुंज ने मना कर दिया और कहा कि उसे यहाँ रहना बहुत पसंद है और वह दूसरी जगह नहीं जाएगा। फिर वह तुरंत अपने कमरे में वापस चला गया। अचानक उसकी छाती में पहले की तरह तेज दर्द होने लगा। अपनी घायल हालत के साथ वह पोरिज रेस्तरां के सामने गिर पड़ा। इस समय चूंकि सुंज का बहुत ज्यादा खून बह चुका था इसलिए चो की दादी डार्क विच के पास गईं और उसकी जान बचाने का कोई तरीका ढूंढने के लिए उसे मजबूर किया। डार्क विच ने चो की दादी को एक चाकू दिया और कहा कि उसे एक जवान लड़की के बाल और एक नवजात शिशु के बाल चाहिए। उस समय चो की दादी ने सुंज को बचाने के लिए चो के बालों का इस्तेमाल किया। अंत में उसने जादुई चाकू को उसके घाव में घोंप दिया। चौ के बालों में रहने की वजह से सुंज के शरीर में चुड़ैल का खून बहने लगा था, इसीलिए वह उस बैरियर को आसानी से तोड़ पाया जिसे उसकी आंटी ने पिछली बार दरवाजा बंद करने के लिए बनाया था। उस घटना के बाद चो की आंटी और दादी ने सुंज की याददाश्त मिटा दी थी, पर उसकी कुछ यादें अभी भी बाकी थीं और वह इस घर में आ गया था। दोनों इस बात से डरती थीं कि उसके शरीर में चुड़ैल का खून बहने की वजह से उसकी याददाश्त मिटाने वाला जादू फिर से बेअसर हो जाएगा। चो रात भर शराब पीने के बाद अभी अभी उठी थी। चो ने शर्म से अपना चेहरा ढक लिया क्योंकि उसे याद आया कि कल रात उसने सुंज से अपने प्यार का इजहार किया था। यही नहीं, उसने बेशर्मी से उसे किस भी किया था। अगले दिन चो की आंटी को अभी भी लग रहा था कि चो से मिलने आई डार्क विच के रूप में कुछ तो गड़बड़ थी। उसने डार्क जादू का इस्तेमाल किया था। भले ही उसने दूसरी चुड़ैलों को उनकी समस्याओं का हल ढूंढने में मदद की थी, आखिर में उसका मकसद उनकी शक्तियां चुराना था, जिससे कई लोग अंधेरे में गायब हो जाते थे। चो की आंटी को शक था कि डार्क विच का सुंज जैसे किसी बच्चे की मदद करने की गुजारिश को स्वीकार करना कोई मामूली बात नहीं थी। इस समय चो को कल रात
की शर्मनाक घटना याद आई, इसलिए वह सफाई देने के लिए सुंज के कमरे में गई, पर उसे लगा कि यह उसका इजहार था, जिससे वह नाराज हो गई। यह साफ था कि वही पहला व्यक्ति था जिसने कहा था कि वह उसे पसंद करता है। इसी समय सुंज काम पर गया और कमरे में अपना फोन भूल गया। चो ने यह देखा और तुरंत उसे उठाया और उसके पीछे दौड़ी। इस क्षण एक कार उसकी तरफ सीधी चली आ रही थी। जब सुंज जिंदगी और मौत के बीच खड़ा था तो चो ने चुटकी बजाई और उसे बचाने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। उसे वहां हैरान खड़ा देखकर वह तुरंत उसके पास आया और उसे गले लगा लिया। उसने कहा कि वह ठीक है, इसलिए उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। डार्क विच के यहाँ सबने यह दृश्य देखा। जब सुंज छोटा था तो उसकी जान बचाने की उसकी गहरी साजिश वाकई काम कर गई थी। उसका श्राप वाला जादू भी सुंज पर असर दिखाने लगा था। सुंज को चो होंग के साथ प्यार से पेश आते देख तीनों चुड़ैलों ने बैठकर आपस में बात की कि सुंज की यादें निश्चित रूप से पूरी तरह से नहीं मिटाई गई थीं। यहाँ से चो को यह सच पता चला कि जब वह छोटी थी तो उसकी दादी और आंटी ने सुंज को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसे बचाने के लिए जादू का इस्तेमाल किया था। चूंकि उन्होंने उसे बचाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी थी, इसलिए उनका जादू अब उतना मजबूत नहीं रहा था। उस समय दुकान के पोरिज का स्वाद थोड़ा अजीब था, इसलिए उसकी दादी ने दुकान अस्थायी रूप से बंद कर दी थी। यह जानने के बाद चो ने भावुक होकर अपनी दादी को गले लगा लिया। चो बहुत खुश थी कि उसकी दादी ने उस शख्स की जान बचाई जिससे वह प्यार करती थी। चो अब अपनी दादी और आंटी को और परेशान नहीं होने देना चाहती थी। अपनी चुड़ैल पहचान की वजह से चो इस प्यार को छोड़ सकती थी। इसी समय सुंज को भी धीरे धीरे सब कुछ याद आ गया। सुंज जान गया था कि उसे नुकसान पहुंचाने वाला कौन था। वह कोई और नहीं बल्कि ड्राइवर था, जिसे सुंज इतने सालों तक अपना बचाने वाला समझता रहा था। अतीत में उसने अपने परिवार को धमकाने के लिए सुंज को बंधक बना लिया था, जिससे वह खतरे में पड़ गया था। वह निशान आज भी सुंज की छाती पर छपा हुआ था। इसके बाद सुंज ने चो को घर बुलाया। उसने उससे कहा कि वह घर पर भूले हुए दस्तावेजों को कंपनी में ले आए। उसने उसे लंच पर बाहर ले जाने का बहाना बनाया, पर उसके दिल में वह सब कुछ खत्म करने का फैसला कर चुकी थी। उसने उसे पूरा किराया वापस करने की पेशकश की ताकि वह घर खाली कर सके और आराम से रह सके। यह सुनकर सुंज ने अनजान बनने का नाटक किया। उसने कहा कि उसे यह घर इतना पसंद है कि अगर हर कोई उसे भगाने की कोशिश करे तब भी वह नहीं जाएगा। इसके अलावा मकान मालिक होने के नाते उसे किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं थी। यह सुनकर चो ने आह भरी। वह जानती थी कि उसे उसका सामना करना ही होगा, पर वह एक किराएदार के रूप में उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश करेगी। इसी क्षण सुंज को लगा कि जैसे उसने चो का दिल भांप लिया हो। तभी सुंज की माँ उससे मिलने आई और उससे कहा कि उसे अपनी नई पोजीशन की तैयारी के लिए कुछ समय के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा। सुंज ने स्वाभाविक रूप से विरोध किया। उसने एक ऐसा राज खोला जिससे उसकी माँ बेहद स्तब्ध रह गईं। उसे वास्तव में सब कुछ याद आ गया था। इसके अलावा ड्राइवर को उसका अपहरण करने का आदेश देने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ ही थी। अपने पति को किसी दूसरी औरत के पीछे जाने से रोकने के लिए उसने उसे परखने के लिए अपने बेटे की जान खतरे में डाल दी थी। पर सुंज का ऐसा एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वजह से उसके पिता को गिल्ट महसूस हुआ था, इसलिए परिवार अभी भी गर्मजोशी से और खुशहाल था। पर वह अपनी जिंदगी के साथ अपनी माँ के किए गए इस खेल को स्वीकार नहीं कर पाया। सुंज उनका सीधे तौर पर विरोध करना चाहता था। उसी पल उसकी छाती में अचानक तेज दर्द हुआ, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा। दूसरी ओर चो की दादी और आंटी ने डार्क विच की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। असल में वह अतीत में सिर्फ सुंज की मौत पर मुहर लगा रही थी। जब उसे अपनी सच्चाई पता चलती तो उसकी असली मौत उसके पास आ जाती। यही वजह थी कि उस साल का निशान गायब नहीं हुआ था। चो होंग ने गलती से ये बातें सुन ली। उस पल वह बेहद स्तब्ध थी। उसे सेक्रेटरी किम का फोन आया। उसने कहा कि बिना किसी वजह के सुंज की हालत गंभीर है। अस्पताल के बिस्तर पर सुंज को बेहोश देखकर चो गुस्से में डार्क विच के पास गई। जब उसने चो होंग को देखा तो उसे याद आया कि अतीत में चो की माँ भी दयनीय स्थिति में उसके पास आई थी, क्योंकि उस आदमी की मौत तय थी। चो गुस्से में दूसरी चुड़ैलों की शक्तियाँ हासिल करने के लिए डार्क विच के पास गई। चो ने लगातार सब कुछ तोड़ दिया। डार्क विच अपनी हजारों साल की मेहनत नहीं खोना चाहती थी, इसलिए उसने चो होंग पर हमला कर दिया। गनीमत रही कि चो होंग की आंटी और दादी समय पर उसे बचाने आ गईं। चो की आंटी ने डार्क विच के हमले वाले जादू का इस्तेमाल करके परोक्ष रूप से शक्तियों की सभी बोतलों को चकनाचूर कर दिया। इसकी बदौलत उसका काला श्राप टूट गया। जादू दूसरी चुड़ैलों के पास वापस चला गया। सुंज भी इसका अपवाद नहीं था। उसकी पाबंदी हटा दी गई। जिंदगी और मौत के बीच वह अचानक बीच में ही जाग उठा और वापस जीवित हो गया। सुंज के लौटने के बाद चो का पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था। हालांकि सेक्रेटरी किम ने उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश की, पर उसे नहीं पता था कि वे कहां थे। सुंज खाली घर में लौटा और अपने आसपास की हर चीज को देखने लगा, जिससे उसकी पुरानी यादें फिर से ताजा हो गईं। जेवुक भी चो होंग को ढूंढने आया, पर उसने उसके लिए सिर्फ एक हौसला बढ़ाने वाला खत छोड़ा था। दो दुखी आदमी साथ बैठकर पीने लगे। एक साल बाद कई खोजबीन के बाद सुंज को पता चला कि महाशक्तियों वाली वह लड़की अपनी दादी और आंटी के साथ सड़क किनारे के एक छोटे से रेस्तरां में गर्म पोरिज की कई ट्रे ले जा रही थी। वह उसके पास गया। सुंज ने कहा कि बीते समय में
उसने उसे बहुत याद किया था। उसने जिंदगी में 2 बार उसकी जान बचाई थी, भले ही उसकी याददाश्त मिटा दी गई हो, पर वह उसे भूल नहीं पाया। चो ने ऐसा नाटक किया जैसे वह जानती ही न हो कि सुंज क्या कह रहा था। सुंज ने वह नेकलेस निकाला जो उसने चो को देने का वादा किया था। उसने इच्छा जताई कि वह अपनी आंटी और दादी के साथ उसके घर वापस आ जाए। भीड़ भाड़ वाले बाजार के बीचों बीच दोनों भावुक हो गए और एक दूसरे से लिपट गए। वह चिकन विक्रेता जिसने अतीत में चुपके से रेसिपी ढूंढने की कोशिश की थी, अब एक मशहूर फैमिली चिकन रेसिपी का मालिक था। दूसरी ओर कई कोशिशों के बाद जेवुक भी एक सफल टॉप स्टोरी राइटर बन चुका था। आखिरकार पूरी चुड़ैल फैमिली ने अपने जाने पहचाने घर के नीचे एक साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताई। जोहान की दादी और आंटी को डिप्रेस होने की हद तक हर दिन इस यंग कपल का रोमांस देखना पड़ा, पर वे सब बहुत खुश थे। ये ड्रामा यहीं खत्म होता है। देखने के लिए शुक्रिया, अलविदा और फिर मिलेंगे।